हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आकाश जब गहरी सोच में डूबा हुआ था तब श्रेया ने आकाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो, यह बातें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जितना मिला है वह सब कुछ कहीं ना कहीं पापा की वजह से ही मिला है और हमें उन्होंने अब तक जो कुछ भी दिया है उसी में हम बहुत खुश हैं। मुझे भी ज़िंदगी से अब और कुछ नहीं चाहिए। हमारा हंसता खेलता सुखी परिवार है। अनिका के हक और अधिकार मारकर हमें कुछ नहीं चाहिए। एंड आई एम श्योर तुम भी ऐसा ही सोचते हो। ज़रा सोचो, अनिका बिन माँ बाप के पली बड़ी है। आज इतने सालों बाद पापा को अपनी बेटी मिली है। उनके मन में भी कई उमंगें होंगी। वह भी काफ़ी कुछ देना चाहते होंगे अपनी खोई हुई बेटी को। और मुझे नहीं लगता कि पापा तुम में और अनिका में कोई फ़र्क करते होंगे। अनिका कई सालों बाद उन्हें मिली है, मगर इतने सालों तक तुम ही को अपना बेटा मानकर उन्होंने प्यार किया है। मेरे ख्याल से इस लिहाज से तुम दोनों का प्यार बराबर हो चुका है। अनिका उनकी अपनी बेटी है और तुम उनके वह बेटे हो जिसको उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरे ख्याल से उनका प्यार दोनों के लिए बराबर है। आकाश भी यह बात अच्छी तरह से जानता था कि कर्ण गुलेरिया ने कभी अनिका और आकाश में कोई फ़र्क नहीं समझा था। हालांकि बचपन से लेकर आज तक कर्ण गुलेरिया ने सिर्फ आकाश को ही अपना बेटा माना था। अनिका का उनकी ज़िंदगी में आना महज एक इत्तेफाक था। आकाश ने मूड बदलते हुए श्रेया से कहा, चलो हम घर चलते हैं। श्रेया आकाश की बात सुनकर हैरान रह गई। आकाश ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाते हुए कहा, आज अनिका घर आने वाली है। हम सब लोग साथ में मिलकर डिनर करेंगे। पूरा परिवार एक साथ हंसी खुशी डिनर करेगा। मुझे लगता है कि आज का डिनर मुझे अपने हाथों से बनाना चाहिए। आकाश की बात सुनते ही श्रेया अपनी जगह पर बैठी उछल पड़ी और आकाश से कहने लगी, अरे वाह, तुम अब तब तो खूब मज़ा आएगा। एक काम करना, तुम मेरे लिए पास्ता बनाना और अनिका के लिए एक बड़ा सा पिज़्ज़ा बना देना। मैं जानती हूँ उसे पिज़्ज़ा खाना कितना पसंद है। वैसे पापा तो यह सब कुछ नहीं खाएंगे। एक काम करना, उनके लिए राजमा चावल बना देना और हाँ, स्टार्टर्स के लिए पानी पूरी ज़रूर बनाना। आज तो ऐसी कुकिंग करेंगे कि पापा और अनिका हर दूसरे दिन तुम्हारे हाथ का बना खाना खाने के लिए बेचैन होने लगेंगे। श्रेया की फरमाइश की लिस्ट सुनकर आकाश ने कहा, एक मिनट, मैं कोई प्रोफेशनल बावर्ची नहीं हूँ। एक साथ इतने सारे ऑर्डर दे दिए। मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूँगा, बाकी तुम जानो। और अगर तुम्हें इतनी बड़ी दावत देने का शौक़ है तो तुम भी मेरी मदद करना। श्रेया ने फिर से अपनी बाहों का हार आकाश के गले में डालते हुए कहा, अरे कम से कम एक दिन तो मुझे छुट्टी दे दो। ऐसे मौके बार बार थोड़ी ना आते हैं। श्रेया की बात सुनकर आकाश भी मुस्कुराने लगा। फिर अचानक आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। आकाश ने दबी हुई आवाज़ में कहा, वैसे आज मैं अनिका से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आकाश की बात सुनकर श्रेया के चेहरे पर भी काफ़ी सीरियसनेस आ गई। श्रेया ने आकाश से पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने कोई ऐसी हरकत की है जिससे अनिका को कोई चोट पहुँची है? आकाश ने अपना सर झुकाते हुए इस बात का जवाब दिया और कहा, वैसे मैंने तो नहीं किया कुछ, मगर हाँ, मेरी कंपनी की एक एम्प्लॉय से ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से अनिका को नुकसान पहुंच सकता था, मगर मैं पर्सनली उसकी माफ़ी मांग लूँगा। जब आकाश ने यह बात कही तब दरवाजे पर खड़ी मारिया ने यह बात सुन ली थी। आकाश की बात सुनते ही मारिया का सर शर्म से झुक गया। मारिया ने किसी तरह वह बात फैलाई थी, अनिका ने चिराग मेहता को नौकरी से निकलवा दिया था, जिससे मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के वफादार लोग अनिका के खिलाफ खड़े हो जाएं। मगर जब उसे एहसास हो चुका था कि आकाश को बिना पूछे ऐसी हरकत करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी। कुछ देर बाद ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटाकर आकाश श्रेया को लेकर उसकी डांस एकेडमी चला गया। डांस एकेडमी में श्रेया ने अपने साथियों को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और आगे के काम की लिस्ट उन्हें देकर फिर से आकाश के साथ गुलेरिया हाउस चली आई। कर्ण गुलेरिया ग्राउंड फ्लोर पर बने ओपन गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। खुली धूप में बैठे कर्ण गुलेरिया ने जब आकाश की कार को गेट से अंदर एंटर होते हुए देखा तब कर्ण गुलेरिया ने नौकरों से कहकर आकाश को अपने पास बुलवा लिया। जैसे ही आकाश गार्डन में कर्ण गुलेरिया के पास आकर खड़ा हुआ, कर्ण गुलेरिया ने आकाश की ओर देखकर अपने हाथ में घड़ी की ओर देखा और कहा, क्या हुआ, आज इतना जल्दी आ गए? कर्ण गुलेरिया की बात का जवाब देते हुए आकाश ने बड़ी ही रिस्पेक्टफुली धीमी आवाज़ में कहा,
वह आपने कहा ना कि आज अनिका घर पर डिनर के लिए आने वाली है, तो मैंने सोचा कि आज मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाऊं। आकाश की यह बात सुनकर कहीं ना कहीं कर्ण गुलेरिया को काफ़ी अच्छा लगा था, मगर कर्ण गुलेरिया उन लोगों में से नहीं थे जो अपने बेटे के सामने खुलकर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे। कर्ण गुलेरिया ने आकाश की बात का जवाब देते हुए कहा, मुझे लगता है कि खाना बनाने के लिए हमारे पास अच्छे से अच्छे बावर्ची मौजूद हैं। तुम्हें इन कामों में अपना वक्त जाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि तुम अगर घर जल्दी आ गए हो तो कुछ देर मेरे पास बैठो, मुझे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करनी है। कर्ण गुलेरिया की आवाज़ में गहराई महसूस करते ही आकाश समझ चुका था कि कर्ण गुलेरिया ज़रूर अनिका और आकाश के बीच में होने वाले बंटवारे के बारे में बात करना चाहते थे। आकाश बड़ी अदब से कर्ण गुलेरिया के सामने रखी चेयर पर बैठ गया। अपने हाथ में पकड़े हुए चाय के कप को टेबल पर रखते हुए कर्ण गुलेरिया ने आकाश से कहा, आकाश, मैं कुछ बातें आज तक तुमसे कह नहीं पाया हूँ। अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी एक बच्ची भी है। मुझे लगता है कि अब यह समय सही है जब मेरे दिल की बात मैं तुम्हें कह दूँ। आकाश बड़े ही ध्यान से कर्ण गुलेरिया की हर बात सुनता रहा। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कर्ण गुलेरिया ने आकाश से कहा, पहले तो मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। यह थैंक यू सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। आकाश कर्ण गुलेरिया की बात समझ नहीं पा रहा था। आकाश के चेहरे पर हैरानी पड़ते हुए कर्ण गुलेरिया ने कहा, क्या तुम्हें याद है बचपन में जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पूरी तरह से नेगलेक्ट कर दिया था और एक बार तुम्हारे पापा ने तुम पर हाथ उठाया था? तुम दौड़कर मेरे पास चले आए थे और मेरे पैरों से लिपट गए थे। उस वक्त तुम्हारी आंखों की मासूमियत ने मुझे मरने से बचा लिया था। वह वक्त मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था। स्वाति के चले जाने के बाद मुझे जीने की कोई वजह नज़र नहीं आ रही थी। मैं अपने आप को ख़त्म कर देना चाहता था। मेरे पास जीने की ना कोई वजह थी और ना ही कोई कारण, मगर तुम्हारी मासूम आंखों ने मुझे एक जीने की वजह दे दी। मैं जानता था कि इस घर में मेरे अलावा कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, और अगर मैंने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया तो न जाने तुम्हारे साथ क्या होता। और इसलिए मैंने मन ही मन यह सोच लिया था कि जब तक तुम इस काबिल ना हो जाओ, बड़े होकर मेरी विरासत संभाल लो और गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ले लो, तब तक मैं ज़िंदा रहूँगा और तुम्हें वो ट्रेनिंग दूंगा जो एक कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए ज़रूरी थी। तुम मेरी हर उम्मीद पर खरे उतरते गए। जैसे जैसे तुम एक एक करके प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, वैसे वैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा होता गया। और एक दिन आया जब तुमने गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की बागडोर अपने हाथों में ले ली और अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने लगे। सच कहूँ तो उसके बाद मेरे पास जीने का और कोई कारण नहीं था। यह कहने के बाद कर्ण गुलेरिया काफ़ी इमोशनल हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे थे। कर्ण गुलेरिया को इस तरह देखकर आकाश पूरी तरह से टूट चुका था। आकाश किसी तरह अपने आंसू अपने सीने में दबाकर बैठा था। आकाश अच्छी तरह से जानता था कि कर्ण गुलेरिया ने हमेशा से ही आकाश को अपना सगा बेटा माना था, मगर आकाश आज तक ये नहीं जानता था कि कर्ण गुलेरिया सिर्फ आकाश की वजह से ज़िंदा थे। कई बार आकाश को ऐसा लगता था कि कर्ण गुलेरिया की ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, और वह था गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की कामयाबी। मगर आज पहली बार आकाश को इस बात का एहसास हुआ था कि वह बिल्कुल गलत था। कर्ण गुलेरिया की ज़िंदगी का असली मकसद था आकाश का फ्यूचर सेटल करना। कुछ देर तक बाप बेटे दोनों एक दूसरे के सामने खामोश बैठे रहे। फिर अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कर्ण गुलेरिया ने कहा, मगर फिर अचानक किस्मत ने करवट बदली। मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा चुकी मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी में लौट आई। मुझे पता चला कि मेरी बेटी चारों ओर से दुश्मनों से घिरी हुई थी। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरी बेटी को उसके दुश्मनों से बचाना था। इसलिए कुदरत ने दोबारा मुझे जीने के लिए मजबूर कर दिया था। मगर ताज्जुब की बात तो यह है कि मैं तो आज भी अपनी बेटी से बिल्कुल अनजान हूँ। उसने अपना बचपन किस तरह गुजारा होगा, यह बात सोच सोच कर मैं दिन रात परेशान रहता हूँ। आज मेरी बेटी ज़रूर मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई है, मगर अभी भी हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी अनजान हैं। मैं तो अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद, उसे क्या खाना अच्छा लगता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। हमारा रिश्ता काफ़ी अजीब है, मगर मैं सिर्फ़ एक बात जानता हूँ कि अनीका मेरी बेटी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उतना ही प्यार जितना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ। कर्ण गुलेरिया की बात सुनते ही आकाश की आंखों से लगातार आंसू छलकने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कर्ण गुलेरिया से क्या बात करे। आकाश को एक एक करके अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगी। कर्ण गुलेरिया ने बड़े ही प्यार से आकाश को पाला था।
बचपन में जब होमवर्क ना करने की पनिशमेंट आकाश को उसके स्कूल टीचर देते तो कर्ण गुलेरिया खुद सारे काम काज छोड़कर स्कूल पहुंच जाते और उस टीचर को डांट फटकार लगाते, यह कहकर कि उन्होंने आकाश को कुछ ज़्यादा ही होमवर्क दे दिया था और एक छोटा सा बच्चा इतना बोझ कैसे बर्दाश्त कर सकता था। भले ही कर्ण गुलेरिया और आकाश का रिश्ता चाचा भतीजे का था, मगर बचपन से ही आकाश को कर्ण गुलेरिया की आंखों में एक बाप का प्यार नजर आता और आकाश की नज़रों में हमेशा ही कर्ण गुलेरिया के लिए एक बाप की रिस्पेक्ट नज़र आती थी। मगर आज तक कभी भी कर्ण गुलेरिया ने आकाश के साथ इतनी इमोशनल बातें कभी नहीं की थी। कर्ण गुलेरिया ने तो बिना मांगे ही आकाश को सब कुछ दे दिया था। जिस छोटे से बच्चे को उसके अपने ही माँ बाप ने तिरस्कार करके छोड़ दिया था, उस बच्चे को कर्ण गुलेरिया के रूप में जैसे भगवान मिल गए थे। इसी तरह आकाश ने अपने आप को बांध कर रखा और फिर से बड़े ही ध्यान से कर्ण गुलेरिया की बात सर झुकाकर सुनने लगा। इस बार कर्ण गुलेरिया ने आकाश से जो बात पूछी वह सुनकर उसके होश उड़ गए। कर्ण गुलेरिया ने आकाश से कहा, मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। देखो, उस अकाउंट के बारे में मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, क्या वह अकाउंट तुम रखना चाहते हो? आज फिर से वही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या इंपीरियल ग्रुप का अकाउंट तुम अपने साथ रखना चाहते हो या मैं इसे अनिका को विरासत में दे दूँ? आकाश कर्ण गुलेरिया की बात सुनकर हैरान रह गया। कर्ण गुलेरिया की बात सुनकर अब आकाश को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि कर्ण गुलेरिया ने अब तक अनिका को इंपीरियल ग्रुप के अकाउंट की मेंबरशिप पास ऑन नहीं की थी। जब आकाश ने ज़्यादा ध्यान लगाकर इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि हो सकता था कि इंपीरियल ग्रुप पर गोल्ड प्राइसेस के बारे में जो बातें हुई होंगी वह बातें कर्ण गुलेरिया ने अनिका को बताई होंगी और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से ही अनिका अपनी पोजीशन मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में बचाने में कामयाब हो गई थी। कर्ण गुलेरिया की बात सुनने के बाद आकाश को ऐसा लगने लगा था जैसे उसके सर से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया गया था। आकाश को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। आकाश के मन में बार बार जो ख्याल आ रहे थे वह कितने झूठ थे, वह सोच सोच कर आकाश अपनी ही नज़रों में गिरता चला जा रहा था। तभी कर्ण की आवाज़ आकाश के कानों पर पड़ी। कर्ण ने आकाश से कहा, देखो, मैं तुमसे फिर एक बार पूछना चाहता हूँ, क्या उस इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप तुम रखना चाहते हो? इससे पहले कि कर्ण अपनी बात आगे बढ़ाते आकाश ने कर्ण से कहा, नहीं पापा, वह मेंबरशिप आप अनिका को दे दीजिए, यह उसका अधिकार है, उसी को मिलना चाहिए। कर्ण गुलेरिया ने आकाश की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम जानते हो ना इसका अंजाम क्या हो सकता है? कर्ण अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश का सिर्फ एक ही सपना था कि वह किसी तरह गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऊंचे मकाम तक ले जाए। और कर्ण गुलेरिया यह बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि इंपीरियल ग्रुप के अकाउंट में मिलने वाली इंफॉर्मेशन के जरिए यह हासिल किया जा सकता था। लेकिन अगर आकाश इंपीरियल ग्रुप का मेंबर नहीं होगा तो सारे बेनिफिट्स अनिका के साथ साथ मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को मिल जाएंगे और आकाश का सपना पूरा नहीं हो सकेगा। आकाश भी यह सारी बातें अच्छी तरह से जानता था कि बिना इंपीरियल ग्रुप की मदद के मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को पीछे छोड़ना बेहद मुश्किल था। मगर कर्ण गुलेरिया के सामने अपने घुटनों के बल बैठते हुए आकाश ने अपना एक हाथ उनकी गोद में रखा और कहा, देखे पापा, अनिका ने अपना बचपन किस हालत में गुजारा है, यह बात तो अब तक हम लोग अच्छी तरह से जान चुके हैं कि उसके बचपन में ना मैं उसके साथ था और ना ही आप। मेरे ख्याल से अब हमें किसी भी तरह उसका भविष्य सिक्योर करना है। अब उसके साथ रोहित भी नहीं रहा, ऐसे में अब हमको ही इस बात का ध्यान रखना होगा कि अनिका का फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाए और उस इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप की वजह से अगर मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को कोई फ़ायदा पहुंचता है तो आखिरकार वह फ़ायदा अनिका का ही होगा। मेरा यकीन कीजिए, अनिका को अगर इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप दे दी गई तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। इनफैक्ट यह मेरी भी ख्वाहिश है कि आप इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप अनिका को दे दें। कर्ण गुलेरिया ने आकाश की पीठ थपाते हुए कहा, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद थी, बस एक बार तुमसे पूछना चाहता था क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका अंजाम हमारे बिजनेस पर क्या हो सकता है और मैं यह भी अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को किस मुकाम तक ले जाना चाहते हो। उस मुकाम तक बिना इंपीरियल ग्रुप की मदद के पहुंच पाना बेहद मुश्किल होगा। आकाश ने भी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कर्ण गुलेरिया से कहा, वह मंजिल ही क्या जो आसानी से पाई जा सके। कहीं ना कहीं यह सारी बातें भी मैंने आप ही से सीखी हैं, मगर आप फिक्र मत कीजिए, इस वक्त हमें सिर्फ अनिका के फ्यूचर को सिक्योर करना है। गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की सिक्योरिटी अब मेरी जिम्मेदारी है। आकाश की यह बात सुनकर कर्ण ने बड़े ही प्यार से आकाश की पीठ थपथपाई।
तभी अचानक घर के लिविंग रूम से अनिका की आवाज़ दोनों के कानों पर पड़ी। अनिका ने कहा कि किस बात की शाबाशी दी जा रही है आकाश को। अनिका की आवाज़ सुनकर आकाश ने पलट कर अनिका को देखा। अनिका बड़े ही गौर से आकाश को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका आकाश से कुछ कहना चाहती थी। इससे पहले कि अनिका और आकाश एक दूसरे के साथ कुछ बात कर पाते, कर्ण गुलेरिया ने अनिका से कहा, आओ अनिका, अभी अभी तुम्हारे बारे में ही बात चल रही थी। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। जैसे ही कर्ण गुलेरिया ने यह बात कही, अनिका के पीछे से दौड़कर रिया अपने दोनों हाथ हवा में उछाल कर कर्ण गुलेरिया के पास आने लगे। कर्ण गुलेरिया की गोद में बैठते हुए नन्ही सी रिया ने कहा, अरे वाह नानू, आप मम्मा के लिए कुछ गिफ्ट लाए हो? तब तो ज़रूर आपने मेरे लिए भी कोई गिफ्ट खरीदी होगी। आखिर मैं आपकी फेवरेट जो हूँ। रिया के पीछे पीछे अलेक्जेंडर और आर्यन भी गार्डन में आ गए। बच्चों को अपने सामने देखकर कर्ण गुलेरिया ने कहा, अरे बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं तुम लोगों को भूल जाऊं। नन्ही सी रिया के लिए मैंने सोचा है कि मैं एक बेहद शानदार बंगला बनवाऊं, जिस बंगले के हर कमरे में अलग अलग गेम्स रखी हों। रिया जब चाहे जो गेम खेल सकती है। यूँ समझ लो कि हर कमरा एक वर्चुअल गेम सेंटर होगा। कर्ण गुलेरिया की यह बात सुनकर रिया की आंखों में चमक आ गई। रिया ने अपने दोनों हाथ कर्ण गुलेरिया के गले में डालकर कहा, यू आर द बेस्ट नानू इन दिस वर्ल्ड। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे आपको नानू करके नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि आप इतने बूढ़े लगते ही नहीं हो। आप तो बिल्कुल जवान, हैंडसम और डैशिंग लगते हो। अगर आप मुझे गोद में उठाकर घूमो तो लोग कहेंगे कि आप मेरे पापा हो। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों ही रिया की यह बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। अब तक तो अलेक्जेंडर भी रिया की आदतों से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुका था। लोगों को किस तरह खुश करना है यह बात रिया अच्छी तरह से जानती थी, स्पेशली तब जब उसे बदले में कोई गिफ्ट मिलने वाली हो। अलेक्जेंडर ने बड़ी तीखी आवाज़ में रिया से कहा, तुम ये ही क्यों नहीं कह देती कि वह तुम्हारे बड़े भाई जैसे लगते हैं? अलेक्जेंडर की इस बात का जवाब देते हुए रिया ने कहा, अगर यह मेरे बड़े भाई होंगे जो ज़रा सोचो, लोग क्या सोचेंगे कि मम्मा की उम्र कितनी है, जो इतने बड़े बेटे को उन्होंने जन्म दिया। अरे जो भी बात करो ज़रा सोच समझ कर किया करो। रिया का जवाब सुनकर अलेक्जेंडर की बोलती बंद हो गई थी। आर्यन और अलेक्जेंडर को अपने सामने खड़ा देखकर कर्ण गुलेरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा नानू ही ठीक हूँ, और नानू तुम तीनों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम तीनों के लिए नानू ने एक एक बंगला बनवाने का फैसला किया है। हालांकि कर्ण गुलेरिया सबसे ज़्यादा प्यार रिया से करते थे। वह आज भी चुपके से रिया की हर लाइव स्ट्रीमिंग देखा करते थे। ऐसा नहीं था कि आर्यन उन्हें पसंद नहीं था, मगर आर्यन बचपन से रोहित के साथ पला बड़ा था। वह जानते थे कि आर्यन अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी मैच्योर था, मगर छोटी सी शरारती रिया को देखते ही कर्ण गुलेरिया का दिल पिघलने लगता था। अलेक्जेंडर के साथ अब तक कर्ण गुलेरिया का कुछ खास इंट्रैक्शन नहीं रहा था, इसलिए यह कहा जा सकता था कि कर्ण गुलेरिया इस वक्त अगर तीनों बच्चों में से किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करते थे तो वह थी नन्ही सी शरारती रिया। आकाश और अनिका बड़े वहीं खड़े खड़े बच्चों और कर्ण गुलेरिया की बातें सुन रहे थे। आकाश के मन में काफ़ी झिझक महसूस हो रही थी। मारिया ने जो कुछ भी किया था वो बार बार आकाश के मन में घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनिका को देखकर आकाश के मन में गिल्टी महसूस हो रही थी। आकाश अनिका से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ बैठकर बातें कीजिए, मैं किचन में जाकर डिनर की तैयारियाँ करता हूँ। जैसे ही आकाश किचन की ओर अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, अनिका ने उसे रोका और पूछा, क्या हुआ, आज तुम खुद खाना बना रहे हो? सारे नौकरों की छुट्टी हो गई है क्या? आकाश ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, आज फैमिली डिनर है तो मैंने सोचा कि मैं खुद अपने हाथों से खाना बनाकर तुम सबको खिलाऊंगा। आकाश की बात सुनते ही नन्ही सी रिया ने शोर मचाते हुए कहा, अरे वाह, आज तो मामू के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। मेरे लिए तो बहुत सारा चीज़ डालकर पास्ता बनाना। रिया की फरमाइश सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आकाश भी मुस्कुराकर किचन की ओर जाने लगा। अनिका बड़े ही गौर से आकाश को जाते हुए देख रही थी। अनिका के मन में चित्रा ने बताई हुई बात घूम रही थी। अनिका भी जानना चाहती थी कि आखिर आकाश ने अनिका के साथ इस तरह का धोखा क्यों किया था। अनिका एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश किसी भी हालत में अनिका को चोट नहीं पहुंचा सकता था, मगर ऐसा क्या हुआ था कि आकाश अनिका के बारे में इस तरह की बात फैलाने के लिए मजबूर हो गया था। जब अनिका ने देखा कि कर्ण गुलेरिया तीनों बच्चों के साथ बात करने में बिजी हो गए थे तो अनिका भी धीरे से उठकर किचन की ओर चली गई।
किचन के दरवाजे पर आकर अनिका बड़े ही ध्यान से आकाश को देखने लगी। आकाश बाकी नौकरों की मदद लेकर डिनर की तैयारियां कर रहा था। तभी धीरे से अनिका भी किचन के अंदर आई। अनिका को किचन के अंदर देखकर आकाश के हाथ से एक कांच का बाउल छूट गया। जैसे ही वह कांच का बाउल नीचे गिरा, आकाश ने टकती हुई आवाज़ में अनिका से कहा, अरे अनिका, तुम यहाँ? मैं सोचा कि तुम बाहर पापा के साथ बैठकर बातें करो, तब तक मैं डिनर की सारी तैयारियां कर लेता हूँ। अनिका ने आकाश की आंखों में बेचैनी पढ़ ली थी। अनिका ने आकाश से पूछा, क्या बात है श्रेया, कहीं नज़र नहीं आ रही? घड़ी में वक्त देखते हुए आकाश ने अनिका से कहा, अरे श्रेया तो पिंकी को स्कूल से लाने गई है, अभी कुछ ही देर में आ जाएगी। अनिका ने आकाश की बात पूरी होने से पहले ही आकाश से कहा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? अनिका की बात सुनकर आकाश अटकती हुई आवाज़ में अनिका से कहने लगा, अरे नहीं नहीं, आई एम फाइन, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। वैसे अच्छा हुआ कि तुम यहाँ आ गई, दरअसल मैं भी तुमसे अकेले में मिलकर तुमसे कुछ बात करना चाहता था। अनिका बड़े ही ध्यान से आकाश की हर बात सुन रही थी। आकाश ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, वह दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। हमारी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की मारिया की वजह से तुम्हारी कंपनी में तुम्हें लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी खड़ी की गई थी। बस मैं उसी की माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आकाश के मुंह से यह बात सुनकर कहीं ना कहीं अनिका भी काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि आकाश की ही किसी नज़दीकी एम्प्लॉय ने अनिका के बारे में इस तरह की बातें फैलाई थी, मगर अब आकाश के मुंह से क्लैरिटी सुनने के बाद अनिका काफ़ी राहत महसूस करने लगी थी। आकाश ने अनिका से कहा, वैसे उसकी इस हरकत की वजह से तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? मैं वादा करता हूँ कि यह आखिरी बार था। वह क्या है ना कि वो लड़की कई सालों से कंपनी के लिए काफ़ी वफादारी से काम करती रही है, मगर मैंने भी उन लोगों से कह दिया कि दोबारा अगर अनिका के साथ इस तरह की हरकत करने की कोशिश की तो मैं उन्हें नौकरी से निकाल दूंगा। वह क्या है ना, वह लोग गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को नंबर 1 पोजीशन पर देखना चाहते हैं और इसलिए शायद तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत करने की भूल कर बैठे, मगर उनकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। अनिका ने मुस्कुराते हुए इस बात का जवाब दिया और कहा, माफ़ी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम मेरे लिए अच्छा खाना बनाओगे। वैसे मुझे खाने में सबसे ज़्यादा पसंद है इंडियन खाना। अगर कोई पनीर की सब्ज़ी बना दो तो मज़ा आ जाएगा। अनिका की फरमाइश सुनकर आकाश के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। आकाश ने अनिका से कहा, ठीक है, जो हुक्म। अब तुम बाहर जाओ, मैं खाना तैयार करके टेबल पर लगाता हूँ। कुछ ही देर में श्रेया भी पिंकी को लेकर घर आ गई। नौकरों ने आकाश का बनाया हुआ खाना डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। तीनों बच्चे पिंकी के साथ डाइनिंग टेबल पर आमने सामने बैठ गए और सारे बड़े टेबल के बाकी आधे हिस्से पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। सबकी फरमाइश से बनवाया हुआ खाना एक के बाद एक सबकी प्लेट में सर्व होने लगा। तभी अलेक्जेंडर नन्ही सी पिंकी को बड़ी ही हैरानी से देखता रहा। अलेक्जेंडर को इस तरह अपनी ओर देखते हुए पिंकी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? अलेक्जेंडर ने अचानक ही पिंकी को देखकर कहा, यह आर्यन तो हमेशा पिंकी की काफ़ी तारीफ़ किया करता है, मगर इस पिंकी को देखकर लगता नहीं है कि वो रिया से ज़्यादा स्मार्ट है। अलेक्जेंडर की ऐसी बात सुनकर टेबल पर बैठे सभी लोग अचानक से शांत हो गए। अनिका के लिए अलेक्जेंडर की बात काफ़ी एम्बैरसिंग थी। अलेक्जेंडर की पीठ पर हाथ रखते हुए अनिका ने कहा, देखो, इस तरह किसी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, स्पेशली लड़कियों को कभी भी इस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करते। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर को लोगों के साथ बातचीत करने की ट्रेनिंग नहीं मिली थी और इसलिए बड़े ही प्यार से अलेक्जेंडर को समझाते हुए अनिका ने कहा, इस तरह की बात करना किसी की डिसरिस्पेक्ट करना होता है। चलो अभी पिंकी को सॉरी कहो। अनिका की बात सुनने के बावजूद अलेक्जेंडर अपनी आंखें छोटी करके घूर घूर के पिंकी को देखता रहा। नन्ही सी रिया अच्छी तरह से जानती थी कि अलेक्जेंडर इतनी जल्दी अपनी बात से पलटने वाला नहीं था, इसलिए सिचुएशन अपने कंट्रोल में लेते हुए नन्ही सी रिया ने कहा, अरे पिंकी बहुत क्यूट है अलेक्जेंडर, अभी तुम उसे अच्छी तरह से जानते नहीं हो। स्कूल में सबकी फेवरेट है पिंकी। मेरी क्यूटनेस तो पिंकी की क्यूटनेस के सामने कुछ भी नहीं। रिया की समझदारी देखकर अनिका और कर्ण गुलेरिया दोनों ही रिया पर काफ़ी प्राउड फील होने लगा। रिया ने कर्ण गुलेरिया की ओर देखकर कहा, वैसे नानू, मैं आज लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ, आपको भी कभी मेरी लाइव स्ट्रीमिंग पर आना चाहिए। आप अगर मुझे गेम खेलते हुए देखेंगे तो आप भी मेरे बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे। वैसे इंटरनेट की दुनिया में मेरे एक नंबर 1 फ़ैन है जिनको मैं बड़े ही प्यार से फ़ैन नानू बुलाती हूँ।
यह नाम सुनते ही कर्ण गुलेरिया अचानक ही खांसने लगे। कर्ण गुलेरिया ने पानी पीने के बाद रिया से कहा, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि तुम कैसे खेलती हो। नन्ही सी रिया ने कर्ण गुलेरिया की बात सुनते ही कर्ण गुलेरिया से कहा, अब तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं आपका इंट्रोडक्शन मेरे फ़ैन नानू से भी करवाऊँगी। वह मुझे ढेर सारे टोकन देते हैं, आपको भी मुझे देने होंगे। कर्ण गुलेरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़रूर दूंगा तुम्हें टोकन। रिया ने फिर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वैसे डैड भी मुझे काफ़ी टोकन देते हैं। एक बार डैड वापस आ जाएंगे उसके बाद हम सब साथ में मिलकर गेम खेलेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। यह कहने के बाद रिया ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगी। अलेक्जेंडर और आर्यन एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। टेबल पर अचानक ही सन्नाटा छा गया। रिया ने अनिका से पूछा, मम्मा डैड कब वापस आ रहे हैं? रिया का सवाल सुनते ही श्रेया और आकाश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। वह जानते थे कि शायद अनिका ने बच्चों से झूठ कह रखा था कि रोहित किसी काम से बाहर गया था। अक्सर छोटे बच्चों के मन पर कोई सदमा ना पहुंचे, इसलिए ऐसी खबरें उन्हें नहीं बताई जाती थी। श्रेया और आकाश ने भी सोचा कि अनिका के शायद बच्चों को असलियत नहीं बताई होगी। श्रेया ने धीरे से अनिका के कंधे पर हाथ रखकर धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुमने बच्चों को अब तक बताया नहीं है? अनिका ने बड़े आराम से अपनी प्लेट से नूडल्स खा रही थी। अनिका का चेहरा और उसके एक्सप्रेशंस देखकर कर्ण गुलेरिया और आकाश काफ़ी हैरान हो गए। अनिका के चेहरे पर ना तो दुख नज़र आ रहा था और ना ही रोहित का जिक्र सुनकर अनिका के चेहरे पर कोई मायूसी नज़र आ रही थी। अनिका बिल्कुल नॉर्मल और कैजुअल थी। अनिका को खाना खाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका रोहित की मौत को पूरी तरह से भूल चुकी थी। श्रेया ने फिर से अनिका के कंधे पर हाथ रखते हुए, अनिका तुम ठीक तो हो ना? तभी अचानक अनिका को रियलाइज़ हुआ कि रोहित की मौत को लेकर श्रेया ने अनिका को कंडोलेंस देने की कोशिश की थी। इसलिए श्रेया की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह कहने के बाद अनिका ने सर्विंग बाउल से कुछ पास्ता निकाल कर रिया की प्लेट में रखते हुए कहा, चलो अब गेम खेलना बंद करो और खाने पर ध्यान दो। अनिका ने पहले ही बच्चों से कह दिया था कि वह रोहित के जिंदा होने की बात किसी के सामने ना करे, इसलिए बच्चे भी बड़ी ही चालाकी से यह बात अपने मन में छुपा कर बैठे थे। वहीं टेबल पर बैठे कर्ण गुलेरिया, आकाश और श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे रोहित की मौत की खबर ने अनिका के मन पर कोई असर डाला ही नहीं था। बच्चों के साथ खाना खाने के बाद अनिका बच्चों को लेकर ऊपर बेडरूम में चली गई। अनिका के जाने के बाद श्रेया ने आकाश और कर्ण गुलेरिया की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि रोहित की मौत की खबर ने अनिका के मन पर काफ़ी गहरा असर डाला है। मुझे लगता है कि अनिका रोहित की मौत की खबर सुनकर अपना दिमागी संतुलन खो बैठी है। मैंने ऐसा पहले भी कई लोगों के साथ होते हुए देखा है। अपने करीबी किसी की मौत हो जाने पर वह लोग यकीन ही नहीं कर पाते कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहे, और ऐसी चीज़ का उसके दिमागी संतुलन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे अनिका के लिए बहुत फिक्र हो रही है। मुझे लगता है जल्द से जल्द हमें अनिका को किसी अच्छे से दिमागी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। श्रेया के चेहरे पर परेशानी देखकर आकाश ने श्रेया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देखो तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे अनिका खुद बहुत समझदार है, वह खुद इतनी बड़ी डॉक्टर है, अपने आप को संभालना उसे अच्छी तरह से आता है। कर्ण गुलेरिया ने अपना सर झुकाते हुए गहरी आवाज़ में कहा, देखो अनिका इतनी समझदार है और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ऐसी खबर को भी उसने बड़ी ही आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है। कई इंसान ऐसे होते हैं जो लोग गहरे से गहरे सदमे को भी बड़ी आसानी से फेस कर जाते हैं, और फिर अनिका के सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसे सब कुछ देखना है। आई एम प्राउड ऑफ माई डॉटर। ऐसी सिचुएशन को भी इतनी हिम्मत से सामना कर रही है। आकाश और श्रेया दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान ने स्वाति मल्होत्रा के चले जाने के बाद जीने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, वह आज ऐसी बातें कर रहा था। कर्ण गुलेरिया ने आकाश की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है हमें अनिका से अकेले में बात करनी चाहिए। कर्ण गुलेरिया का इशारा समझते ही श्रेया अनिका के बेडरूम में चली गई। अनिका बच्चों के साथ बातें कर रही थी। तभी अचानक श्रेया ने अंदर आते हुए कहा, अनिका, आकाश और पापा तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। वह लाइब्रेरी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम उनसे बात करके आओ, तब तक मैं बच्चों के साथ खेलती हूँ। बच्चों को श्रेया के हवाले करने के बाद अनिका कर्ण गुलेरिया के स्टडी रूम में चली गई। जैसे ही अनिका कमरे के अंदर आई है, आकाश ने पहले तो यह तसल्ली कर ली कि कोई कमरे के बाहर खड़ा रहकर उनकी बातें सुनने की कोशिश नहीं कर रहा था। जब आकाश को तसल्ली हो गई तब उसने बड़े ही
आराम से स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और लॉक कर दिया। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर आकाश इतना परेशान क्यों नजर आ रहा था और ऐसी क्या बात करने वाले थे आकाश और कर्ण गुलेरिया कि वह लोग इतनी सावधानी बरत रहे थे। कर्ण गुलेरिया कमरे के बीचों बीच बने एक राउंड टेबल के आसपास लगी चेयर पर बैठे थे। कर्ण गुलेरिया के ठीक सामने बैठते हुए अनिका ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? ऐसी क्या बात करना चाहते थे आप जो मुझे अकेले में बुलाया? आकाश ने अपनी जगह पर बैठे हुए कहा, देखो अनिका, पापा तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं, मगर यह बात सिर्फ हम तीनों के बीच में रहनी चाहिए, इसलिए हम नहीं चाहते कि श्रेया भी हमारी बातचीत में शामिल हो। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिससे श्रेया को भी दूर रखा जा रहा था। कर्ण गुलेरिया ने कुछ देर सोचने के बाद गहरी आवाज़ में अनिका से कहा, देखो, मैंने कंपनी की 51% शेयर आकाश के नाम पर दिए हैं। मेरे हिस्से के 70% शेयर से अब तुम्हारे लिए सिर्फ 19% शेयर रहेंगे और अब आकाश को ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी की है। कर्ण गुलेरिया अपनी बात आगे कहने लगे, मगर अनिका के चेहरे के हाव भाव से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि अनिका को इस टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी पर सिर्फ और सिर्फ आकाश का अधिकार था। अनिका को गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी की हिस्सेदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही उसे बिजनेस हैंडल करने में कोई इंटरेस्ट था, मगर फिर भी अनिका चुपचाप कर्ण गुलेरिया की बात सुन रही थी। कर्ण गुलेरिया की बात पूरी होते ही आकाश ने अनिका से कहा, देखो, यह सब कुछ तुम्हारा है, तुम जब चाहो जो चाहो मांग सकती हो, और यह मत समझना यह कहकर मैं तुम पर कोई एहसान कर रहा हूँ, बल्कि यह तुम्हारा अधिकार है और मैं तुमसे तुम्हारा कोई अधिकार छीनना नहीं चाहता। मगर एक और बात है जिसका खुलासा इसी वक्त हो जाना चाहिए। आकाश की बात सुनते ही अनिका काफ़ी सीरियसली आकाश की बात सुनने लगी। आकाश कन्फ्यूजन में कर्ण गुलेरिया को देखने लगा। कर्ण गुलेरिया ने अनिका से कहा, अनिका, मैं एक काफ़ी खुफिया इंटरनेट ग्रुप का मेंबर हूँ जिसका नाम है इंपीरियल ग्रुप। इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप हासिल करने वाले लोगों को बिजनेस में दूसरों के मुकाबले काफ़ी एडवांटेज होता है। इस ग्रुप में मिलने वाली इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होता रहता है। ये एक जादू की छड़ी है जो मुश्किल वक्त में हमें किसी भी परेशानी से बाहर निकाल सकती है। इस ग्रुप में मेंबरशिप होने का मतलब यह होता है कि बाकी लोगों के मुकाबले तुम बिजनेस में हमेशा ही 10 कदम आगे रहोगी, और आकाश चाहता है कि मेरी यह मेंबरशिप विरासत में मैं तुम्हें दे दूं। कर्ण गुलेरिया की बात पूरी होने से पहले ही अनिका अपने जवाब के साथ तैयार थी। अनिका ने कर्ण गुलेरिया से कहा, मुझे उस ग्रुप की मेंबरशिप नहीं चाहिए। अभी अनिका ने अपनी बात पूरी ही की थी कि आकाश ने अनिका से कहा, देखो अनिका, तुम नहीं जानती उस ग्रुप में मेंबरशिप होने का क्या मतलब है। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हें बिजनेस चलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस से ही काफ़ी खुश हो, मगर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के लिए इस ग्रुप की मेंबरशिप काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। इसमें मिली इन्फॉर्मेशंस के ज़रिए तुम बिज़नेस में बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे रह सकती हो। अभी कुछ दिनों से तुम पर जो मुसीबत आ रही थी, ऐसी मुसीबतों से अगर तुम्हें दूर रहना है तो इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप तुम्हारे पास होना बेहद ज़रूरी है। अनिका ने फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, देखो, मैं तुम्हारी बातें अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ, मगर मुझे इस ग्रुप की मेंबरशिप नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। धीरे धीरे अनिका को सारी बातें समझ में आने लगी थी। आकाश की जिस एम्प्लॉय मारिया ने अनिका को फंसाने के लिए जो साजिश की थी, वह भी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे भी इस बात का शक था कि कर्ण गुलेरिया ने अपना इंपीरियल ग्रुप का अकाउंट अनिका को देने का फैसला कर लिया था। और इसी बात से नाखुश होकर गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनी के वफादार लोग अनिका के खिलाफ खड़े हो गए थे। वैसे अनिका इस बात को अच्छी तरह से समझती थी कि इंपीरियल ग्रुप का मेंबर होने से बिजनेस में क्या क्या फ़ायदे हो सकते थे, मगर अनिका ने जिस वजह से कर्ण गुलेरिया की मेंबरशिप लेने से इनकार किया था वह वजह कुछ और थी। कर्ण गुलेरिया और आकाश दोनों ही अनिका को इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप, उससे होने वाले फ़ायदे और ग्रुप के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने लगे। दोनों की बातें अनिका के कान पर तो पड़ रही थी, मगर अनिका समझ नहीं पा रही थी कि वह उन दोनों को कैसे इनकार करे। फिर अचानक ही अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका ने आकाश की ओर देखकर कहा, मुझे इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद इंपीरियल ग्रुप की एक एक्टिव मेंबर हूँ। अनिका की बात सुनकर आकाश और कर्ण गुलेरिया दोनों ही हैरान हो गए थे। अनिका पहले से ही इंपीरियल ग्रुप की मेंबर थी। यह सुनकर कर्ण गुलेरिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसे तेज बिजली का झटका महसूस हुआ था। कर्ण गुलेरिया और आकाश दोनों को ही यह लगने लगा था कि अनिका से कोई बहुत बड़ी गलती हो रही थी,
शायद वो किसी और ग्रुप के साथ इंपीरियल ग्रुप को कंफ्यूज कर रही थी। कर्ण ने अनिका को समझाते हुए कहा, अरे वो इंपीरियल ग्रुप है, वो एक बहुत बड़ा। इससे पहले कि कर्ण अपनी बात आगे बढ़ा पाते, अनिका ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं जानती हूँ आप किस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो। इंपीरियल ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें इस दुनिया के सिर्फ 12 सबसे ताकतवर लोग मौजूद हैं। उस ग्रुप पर जो भी बातें होती हैं उसी से आने वाले दिनों में होने वाली इकोनॉमिक हलचल के बारे में पता चलता है। और उस ग्रुप के लीडर का नाम है द किंग। द किंग का नाम सुनते ही कर्ण और आकाश दोनों के होश उड़ गए। इसका मतलब साफ था कि अनिका जिस ग्रुप के बारे में बात कर रही थी वह वही इंपीरियल ग्रुप था जिसके बारे में आकाश और कर्ण बात कर रहे थे। हैरान कर्ण ने अनिका की ओर देखकर पूछा, तुम्हें इस ग्रुप की मेंबरशिप किसने दी? रोहित इस ग्रुप का मेंबर था? और क्या उसकी मौत के बाद तुम उसका अकाउंट हैंडल कर रही हो? फिर अपनी ही बात से पलटते हुए कर्ण ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर रोहित उस ग्रुप का मेंबर होता तो फिर जब मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के शेयर खरीदने के लिए इतनी बड़ी साजिशें रची जा रही थी तब रोहित ने कुछ कहा क्यों नहीं? आकाश और कर्ण दोनों यह सोच सोचकर हैरान थे कि अनिका को इस ग्रुप की मेंबरशिप कहाँ से मिली थी। अनिका ने कर्ण और आकाश की बातों का जवाब देते हुए कहा, मुझे द किंग ने खुद इनवाइट किया था उस ग्रुप की मेंबर बनने के लिए। कर्ण अच्छी तरह से जानते थे कि किंग के पास अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति को वो जब चाहे इंपीरियल ग्रुप का मेंबर बना सकता था। कर्ण ने सालों पहले इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप काफ़ी मेहनत करके हासिल की थी। देश में गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का काफ़ी नाम हो जाने के बाद कर्ण विदेश जाकर कई महीनों तक लोगों से मिलते रहे। अपना पावर और अपनी काबिलियत प्रूव करने के बाद ही कर्ण ने काफ़ी मेहनत के बाद मेंबरशिप हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। इंपीरियल ग्रुप का एक नियम था कि ग्रुप के 2 लोग अगर ऑथेंटिकेशन न दें तो फिर नए मेंबर को मेंबरशिप नहीं मिल सकती थी। मगर अनिका को खुद द किंग ने इनवाइट किया था। इसका मतलब था कि अनिका को किसी के ऑथेंटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी। धीरे धीरे आकाश को अब सारी बातें समझ आने लगी थी कि किस तरह से अनिका ने इंपीरियल ग्रुप की मदद से मार्केट होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में पहले से जानकारी मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में अपनी रिस्पेक्ट हासिल की थी। अनिका की असलियत के बारे में जैसे ही आकाश को पता चला, आकाश ने एक लंबी राहत की सांस छोड़ी। हर आर्गुमेंट का अंत लाते हुए अनिका ने कर्ण से कहा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप नहीं चाहिए। आप अपनी विरासत की मेंबरशिप आकाश को बेझिझक दे सकते हैं। अनिका के पास पहले ही इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप मौजूद थी, इसलिए आकाश को भी अब इंपीरियल ग्रुप की मेंबरशिप कर्ण से लेने में कोई हिचक महसूस नहीं होने वाली थी। कर्ण की मेंबरशिप लेने में अब आकाश को किसी तरह का गिल्ट महसूस नहीं होने वाला था। कर्ण शौक होकर अपनी बेटी की तरफ देखते रहे। कर्ण को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भोली भाली मासूम दिखने वाली लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती थी कि खुद किंग ने उसे इंपीरियल ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया था। जहां एक बाप को अपनी बेटी पर नाज हो रहा था, वहीं कर्ण के मन में अब अनिका के लिए फिक्र भी बढ़ने लगी थी। जब अनिका ने देखा कि इस बात को डिस्कस करने के लिए आकाश और कर्ण ने अनिका को इतनी सीक्रेटली बुलाया था, वो बात अब ख़त्म हो चुकी थी। तो अपनी जगह से उठते हुए अनिका ने कर्ण गुलेरिया की ओर देख कर कहा, अगर आपकी बात पूरी हो चुकी हो तो मैं जा सकती हूँ। अपनी पीठ सीधी करते हुए कर्ण ने अनिका से कहा, नहीं, मैं एक और बात करना चाहता हूँ तुमसे। अगर तुम्हें ज़्यादा देर ना हो रही है तो बस तुम्हारे और 5 मिनट लूँगा। अनिका ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? कर्ण के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो जो बात करना चाहता था उसे शुरू करने में उन्हें काफ़ी हिचक महसूस हो रही थी। मगर किसी तरह अपनी बात आगे बढ़ाते हुए अटकती हुई आवाज़ में कर्ण ने अनिका से कहा, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रखा है? कर्ण का यह सवाल सुनकर खुद अनिका हैरान रह गई थी। अभी अभी अनिका ने खुद आकाश और कर्ण के सामने यह साबित किया था कि वो इंपीरियल ग्रुप की मेंबर थी, और जिस ग्रुप की मेंबरशिप के बारे में खुद कर्ण और आकाश इतनी तारीफ किया करते थे, उस ग्रुप की मेंबरशिप होने के बावजूद अभी भी कर्ण को अनिका के फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। यह बात अनिका को चौंकाने वाली थी। अनिका के चेहरे पर कन्फ्यूजन देखकर कर्ण ने अपनी बात और सरल करते हुए कहा, देखो बेटा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हो, बिजनेस भी अच्छी तरह से संभाल सकती हो, मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि अभी तुम बहुत छोटी हो। तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी है। तुम्हारे 3 बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है। तुम यह सब अकेले कैसे कर पाओगी? देखो, रोहित तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, अब वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे साथ नहीं है। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मुझे सच में बहुत दुख है रोहित की मौत का।
मगर चाहे परिस्थिति जो भी हो, हमें ज़िंदगी को फेस करना सीखना होगा और ज़िंदगी में आने वाले बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अनिका समझ गई थी कि करण यह बात कहाँ ले जाने वाले थे, इसलिए पहले ही उनकी बात को बीच में रोकते हुए अनिका ने कहा, देखिए रोहित मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा मंगेतर था और ज़िंदगी जीने के लिए एक साथी का होना ज़रूरी नहीं है। मैं अपने बच्चों के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। करण अच्छी तरह से जानते थे कि अनिका की बात जितनी कड़वी थी उतनी ही सच्चाई भरी भी थी। अनिका की बातों में खुद करण जिंदगी में इस दौर से गुजर चुके थे। स्वाति मल्होत्रा के जाने के बाद करण ने आकाश के दम पर ही अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी थी, मगर करण एक बेटी के बाप थे। वह अपनी बेटी को अपने जूते पहने नहीं देख सकते थे। पिछले 20 सालों में कर्ण पर जो गुजरी थी वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ भी वही हो। मगर इससे पहले कि कर्ण अपनी बात आगे बढ़ा पाते, अनिका स्टडी रूम का दरवाज़ा अनलॉक करके बाहर निकल चुकी थी। अनिका को जाते हुए देखकर आकाश समझ गया था कि अनिका को कर्ण की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। आकाश ने कर्ण गुलेरिया के पास जाकर कहा, पापा कुछ वक्त दीजिए, अभी घाव ताज़ा है और मुझे लगता है कि अनिका रोहित से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आकाश की बात सुनते ही कर्ण ने अपना सिर झुका लिया। कर्ण को जिस बात का डर था वही हुआ था। अब तक कर्ण भी जान चुके थे कि रोहित के लिए अनिका की फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और प्यार जितना मजबूत होता है उतना ही मुश्किल होता है उस प्यार से दूर जाना। यह बात कर्ण अच्छी तरह से जानते थे। कर्ण ने दबी हुई आवाज़ में आकाश से कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अंधेरे में साए को खोजते हुए पूरी ज़िंदगी बिता दे। यह ज़िंदगी बहुत बड़ी है, इसे गुजारने के लिए बैसाखी की नहीं बल्कि एक साथी की ज़रूरत होती है। आकाश कर्ण के जज्बात अच्छी तरह से समझ सकता था, मगर वो यह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बहन काफ़ी इंडिपेंडेंट ख्यालात वाली लड़की थी। इस तरह जोर ज़बरदस्ती करके उसके सर पर कोई भी फैसला नहीं लादा जा सकता था। अपनी स्टडी रूम में बैठे हुए कर्ण ने अपने सर पर अपना एक हाथ रखा था। वो अनिका के फ्यूचर को लेकर काफ़ी परेशान थे। तभी अचानक दरवाजे पर नन्ही सी रिया की आवाज़ आई। रिया ने कर्ण से कहा, नानू नानू आप सारा दिन आकाश मामू और मम्मी से बात करते रहते हो, मेरे साथ कब खेलोगे? रिया को अपने सामने खड़ा देखकर कर्ण के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कर्ण गुलेरिया ने अपनी दोनों बाहें फैलाकर रिया को अपने पास बुलाया। रिया भी दौड़कर कर्ण की गोद पर आ बैठी। रिया ने कर्ण से कहा, नानू अभी मेरी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होने वाली है, मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखें। आपको पता नहीं है कि मेरे कितने फैंस हैं और मेरे सबसे बड़े फैंस हैं मेरे फ़ैन नानू। मैं उन्हें प्यार से फ़ैन नानू बुलाती हूँ। वो मेरे लिए कितनी सारी अच्छी अच्छी कमेंट्स लिखते हैं, मुझे ढेर सारे टोकन्स भी भेजते हैं। आज जब आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग पर आओगे तब मैं आपकी बात उनसे करवाऊँगी। उन्हें भी आपके साथ बात करके बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी यह देखकर बहुत मज़ा आएगा कि मेरे फ़ैन नानू एक दूसरे के साथ बातें करेंगे। इससे पहले कि कर्ण रिया की इस बात का कोई जवाब दे पाते, रिया ने टेबल पर पड़ा कर्ण का फ़ोन उठाया और बड़ी ही तेज़ी से फ़ोन स्क्रीन को कर्ण के चेहरे के सामने रखा। फेस स्क्रीन पर फेस रिकग्निशन के जरिए जैसे ही फ़ोन अनलॉक हुआ, रिया ने कर्ण से कहा, सबसे पहले तो वो गेमिंग ऐप डाउनलोड करनी होगी जिस गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग करने वाली हूँ। यह कहने के बाद जब रिया ने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने की कोशिश की तो वो यह देखकर हैरान हो गई कि वो एप्लीकेशन पहले से कर्ण के मोबाइल पर मौजूद थी। रिया हैरानी से कर्ण की ओर देखने लगी। इस बार रिया की आंखों में काफ़ी नाराज़गी नज़र आ रही थी। रिया ने कर्ण से कहा, नानू यह क्या, आप तो पहले से ही लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो। अगर आपको भी गेमिंग का इतना शौक़ है तो आपने मुझे अब तक फॉलो क्यों नहीं किया? मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। आप बाकी गेमर्स की लाइव स्ट्रीमिंग को फॉलो करते हैं मगर मेरी ही लाइव स्ट्रीमिंग नहीं फॉलो करते हैं। आपको पता नहीं कि मैं कितनी अच्छी गेमर हूँ। मेरे हज़ारों लाखों फैंस हैं और मेरे सबसे बड़े फ़ैन हैं मेरे फ़ैन नानू। क्या आप जानते हैं कि वो इतने बिजी रहते हैं फिर भी हमेशा मेरी लाइव स्ट्रीमिंग कभी मिस नहीं करते, और आप हैं कि कभी आज तक मेरी लाइव स्ट्रीमिंग देखने नहीं आए। नन्ही रिया की नाराज़गी देखकर कर्ण या उससे कुछ कहना चाह रहे थे मगर वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कहें। रिया ने जब उस एप्लीकेशन के ज़रिए कर्ण को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में लॉगिन करने की कोशिश की तब उसे एहसास हुआ कि कर्ण के अकाउंट का नाम था फ़ैन नानू। कुछ देर तक रिया मोबाइल स्क्रीन पर फ़ैन नानू की आईडी को देखती रही। नाम पढ़ पढ़ के रिया के चेहरे पर हैरानी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद रिया के चेहरे पर हैरानी की जगह एक बड़ी सी मुस्कुराहट ने ले ली। रिया ने कर्ण की ओर देखकर कहा, क्या आप ही मेरे फ़ैन नानू हैं? कर्ण ने मुस्कुराते हुए सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया।
करण का जवाब सुनते ही रिया ने इतनी जोर से चीख लगाई कि पूरे के पूरे गुलेरिया हाउस में रिया की आवाज़ गूंजने लगी। रिया ने करण को गले लगाकर कहा, यू आर द बेस्ट नानू इन दिस वर्ल्ड। आपसे ज़्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। करण को प्यार करने के बाद रिया डबल फोर्स से आज की गेम खेलने लगी। वो इस बार अपने फैन नानू से कुछ ज़्यादा ही गिफ्ट्स और स्पोर्ट के टोकन्स मांगने लगी थी और करण भी दोनों हाथों से अपने प्यार की दौलत अपनी नन्ही सी रिया पर लुटा रहे थे। रिया के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर एक और नज़रें जमी हुई थी जिसके बारे में रिया बिल्कुल अनजान थी। मारवा हाउस में अपने कमरे में बैठी हुई दादी माँ बड़े ही ध्यान से रिया की गेमिंग प्लेटफॉर्म पर नज़रें बनाई हुई थी। फैन नानू रिया के गेमिंग प्लेटफॉर्म पर रिया के लिए लगातार टोकन्स की बारिश करते रहे और दादी माँ अपने बेडरूम पर बैठी अपनी बड़ी स्क्रीन वाली टैबलेट पर बहुत ध्यान से यह सब कुछ देख रही थी। दादी माँ के चेहरे से यह साफ पता चल रहा था कि उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अचानक वो टैबलेट साइड में रखते हुए दादी माँ ने लीला से कहा, कल सुबह हम अनीका से मिलने उसके विला जाएंगे। सुबह होते ही दादी माँ लीला के साथ रोहित के विला पहुँच गई जहाँ अनीका अपने बच्चों के साथ रह रही थी। सुबह के 9:30 बज चुके थे। जब दादी माँ विला के अंदर पहुँची तो दादी माँ को नौकरों ने बताया कि अनीका सो रही थी। दादी माँ को रोकने की किसी नौकर में हिम्मत नहीं थी। दादी माँ ने जैसे ही सुना कि अनीका अभी तक सो रही थी, दादी माँ अपनी छड़ी पटकते हुए अनीका के बेडरूम की ओर जाने लगी। दादी माँ ने अपनी छड़ी का ही इस्तेमाल करते हुए अनीका के बेडरूम के दरवाजे पर नॉक करना शुरू किया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलते ही दादी माँ ने देखा कि अनीका गहरी नींद से अभी भी जागी थी। अनीका पर नज़रें पड़ते ही दादी माँ ने ऊंची आवाज़ में कहा, तुम सुधरोगी नहीं ना? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा। तुम खुद किसी बच्ची से कम नहीं हो। तुम अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखोगी? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद तुम इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो। अनीका नहीं जानती थी कि दादी माँ सुबह सुबह अनीका को इस तरह के लेक्चर क्यों दे रही थी। अनीका इतना जान चुकी थी कि दादी माँ यह एक्सपेक्ट कर रही थी कि अनीका रोज़ सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करे। अनीका को लगा कि दादी माँ इस बार भी अनीका की एक्सरसाइज का रूटीन चेक करने के लिए आई थी। इससे पहले कि अनीका दादी माँ की किसी भी बात का जवाब देती, दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बच्चों पर ध्यान नहीं है तुम्हारा। अगर इसी तरह बच्चों को छूट देती रही तो फिर पता नहीं आगे चलकर बच्चे क्या करेंगे। इतनी कम उम्र में बच्चों को अगर इतनी ज़्यादा छूट दे दी जाए तो फिर आगे चलकर बड़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं। अनीका समझ नहीं पा रही थी कि इस बार दादी माँ को अनीका से क्या कंप्लेन थी। एक लंबी उदासी लेने के बाद अनीका ने दादी माँ से पूछा, क्या हुआ? क्या किया है मैंने और क्या किया है बच्चों ने? दादी माँ का चेहरा काफ़ी उतरा हुआ था। दादी माँ को देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि दादी माँ किसी चीज़ से काफ़ी डिस्टर्ब थी। दादी माँ ने धीमी आवाज़ में अनीका से कहा, तुम्हारा ध्यान नहीं है रिया पर? सारा टाइम मोबाइल पर गेम खेलती रहती है और अब तो उसने हद ही कर दी है। पराए लोगों से इंटरनेट के ज़रिए पैसे मांगती है। अरे रिया तो बच्ची है, मगर यह तुम्हारा फ़र्ज़ है उसे समझाना कि इस तरह अनजान लोगों से पैसे नहीं मांगा करते। पता नहीं कौन आदमी कैसा है। क्या तुम जानती नहीं कि आजकल ज़माना कैसा है? कौन सा आदमी क्या इरादा लेकर तुमसे दोस्ती करना चाहता है? यह ज़िंदगी के तजुर्बेकार लोग नहीं कह सकते तो फिर यह तो छोटी बच्ची है। चलो इसी वक्त मेरे साथ चलो रिया के कमरे में। हमें रिया को समझाना होगा कि चाहे कुछ भी हो, बाहर के लोगों से इस तरह पैसे नहीं मांगा करते। हालांकि अनीका भी जानती थी कि दादी माँ जो भी कुछ कह रही थी वो सब सही था, मगर अनीका अच्छी तरह से जानती थी कि रिया जिस फैन नानू के साथ गेमिंग प्लेटफॉर्म में समय गुजारा करती थी वह और कोई नहीं बल्कि खुद कर्ण गुलेरिया थे। अनीका को भी बीती रात इस बात का पता चला था। सुबह सुबह अनीका भी कुछ अलग ही मूड में थी। अनीका देखना चाहती थी कि आखिर दादी माँ की तानाशाही का रिया किस तरह से जवाब देगी। अनीका ने बिना कुछ कहे अपने बाल बांधे और दादी माँ के साथ रिया के कमरे में जाने लगी। कुछ देर तक अनीका रिया के कमरे पर नॉक करती रही। रिया के कमरे से रिया की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिससे अनीका समझ गई थी कि रिया अंदर अपने कमरे में गेम खेल रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपने ओपोनेंट प्लेयर को कमेंट करके उकसाने की कोशिश कर रही थी। अनीका ज़ोर ज़ोर से रिया के कमरे पर नॉक कर रही थी। कुछ देर बाद रिया के कमरे का दरवाज़ा खुला। तब अनीका ने देखा कि रिया अपने लैपटॉप पर गेम्स खेल रही थी। रिया की गेमिंग एबिलिटीज़ के बारे में अनीका अच्छी तरह से जानती थी, मगर दादी माँ यह सब देखकर हैरान हो गई थी। रिया जो गेम्स खेल रही थी वो कोई छोटे बच्चों के खेलने की गेम नहीं थी, बल्कि एक वार गेम थी। नन्ही सी रिया को इस तरह की गेम्स खेलते हुए देखकर दादी माँ के चेहरे पर गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था।
दादी माँ ने जोर से अपनी छड़ी फ्लोर पर पटकी और रिया के कमरे के अंदर आते हुए रिया से कहा, देखो रिया, जो बातें अनिका को तुम्हें समझानी चाहिए थी वो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ। पहली बात तो यह है कि पढ़ाई लिखाई की उम्र में तुम्हें इतनी गेम्स नहीं खेलनी चाहिए। सारा दिन अगर कंप्यूटर पर गेम खेलती रहोगी तो तुम्हारी आंखों के लिए अच्छा नहीं होगा, और इस तरह की गेम्स खेलकर तुम अपना बचपन बिगाड़ रही हो। नन्ही सी रिया दादी माँ की बात का जवाब देना चाहती थी, मगर रिया के जवाब देने से पहले ही दादी माँ ने रिया से कहा, और सबसे बड़ी बात, इस तरह इंटरनेट के जरिए लोगों के सामने हाथ फैलाना कहाँ से सीखा है? अनजान लोगों से ऐसे गिफ्ट्स नहीं मांगा करते। तुम अभी बहुत छोटी हो, कुछ बातें नहीं समझ सकोगी, और तुम उन अनजान लोगों को कैसे कैसे नाम से पुकारती हो। कौन है वह फैन नानू? और तुम उनसे इस तरह से प्राइजेज और टोकन्स कैसे मांग सकती हो? तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है, क्या करते हैं? मैंने अच्छी तरह से सुना है कि कल तुम दोनों के बीच क्या क्या बातें हो रही थी। उन्होंने तुम्हें जो गिफ्ट्स भेजी हैं और जो प्राइज़ दिए हैं उनके बदले में वो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम नहीं जानती कि ऊंचे खानदान के बच्चों को अगवा करने के लिए कितनी प्लानिंग्स करते हैं यह लोग। खबरदार, अगर आज के बाद उस फैन नानू के साथ बात करने की कोशिश की या उनसे कुछ भी मांगा तो जरा सोचो, तुम्हारे नाना कर्ण गुलेरिया को इस बारे में पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे? तुम्हारे नाना के जिंदा होते हुए तुम किसी और को फैन नानू कह के बुलाती हो, उनसे पैसे मांगती हो, गिफ्ट्स मांगती हो। यह सब कुछ जब कर्ण गुलेरिया जी को पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी, यह एक बार भी सोचा नहीं तुमने? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम अपना सरनेम गुलेरिया रखना पसंद करती हो, मगर ज़रा सोचो, गुलेरिया परिवार का वारिस होने के नाते अगर तुमने अपने नाना जी को इस तरह सबके सामने जलील किया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब वो तुम्हें अपना वारिस मानने से मना कर देंगे। तुम अभी बच्ची हो, अपना भला बुरा नहीं समझ पाओगी, मगर यह काम तो तुम्हारी माँ को करना चाहिए था। खैर, आज के बाद तुम उस फैन नानू से न तो कभी बात करोगी और उनसे कभी गिफ्ट और प्राइजेज नहीं मांगोगी। भविष्य में कुछ भी देने की कोशिश की तो तुम कभी नहीं लोगी। वादा करो कि फ्यूचर में तुम उस फैन नानू के पास से कुछ भी नहीं लोगी। रिया और अनिका अच्छी तरह से जान चुके थे कि दादी माँ को आखिर क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। दरअसल आर्यन और रिया के बीच अगर दादी माँ को चुनाव करना हो तो दादी माँ आर्यन को ही चुनती। इसके दो कारण थे। दादी माँ ने हमेशा से मारवा खानदान का वारिस आर्यन को समझा था, और दूसरा यह कि नन्ही सी रिया ने अपने नाम के पीछे मारवा सरनेम नहीं लगाई थी, इसलिए दादी माँ ने हमेशा से समझा था कि गुलेरिया परिवार को ज़्यादा पसंद करने वाली रिया आगे चलकर गुलेरिया परिवार की ही वारिस बनेगी। हालांकि रिया के इस फैसले से दादी माँ को ज़्यादा परेशानी नहीं थी, क्योंकि इससे दादी माँ की उलझन काफ़ी आसान होने वाली थी। बड़े होकर काफ़ी आसानी से आर्यन को मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की ओनरशिप मिल जाती। अगर रिया को गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री मिल जाती है तब तो आगे चलकर आर्यन से मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में अपना हिस्सा नहीं मांगेगी। दादी माँ ने काफ़ी दूर की सोच ली थी, मगर दादी माँ की सोच पर अनिका और रिया दोनों को हंसी आ रही थी। रिया ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए दादी माँ से कहा, दादी माँ, क्या आप सच में चाहती हैं कि मैं आगे चलकर अपने फैन नानू से कभी कुछ न मांगूं? अगर वो मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहें या कुछ भी देना चाहें तो मैं उनसे ना लूं? इससे पहले कि दादी माँ इस बात का कोई जवाब दे पाती, अनिका ने रिया को आंख दिखाते हुए कहा, तुमने सुना नहीं कि दादी माँ ने क्या कहा? अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने नाना जी के पास से कुछ लो तो मत लिया करो। हो सकता है कि दादी माँ को इस बात से बुरा लगे। अनिका की बात में हामी भरते हुए दादी माँ कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उन्हें एक बात का एहसास हुआ। अनिका ने अभी अभी नाना जी कहकर पुकारा था फैन नानू को। दादी माँ कुछ गहरी सोच में डूब गई और उसके बाद हैरानी से अनिका की ओर देखते हुए कहा, नाना जी, इसका क्या मतलब है कि फैन नानू नहीं कर्ण गुलेरिया हैं? दादी माँ के मुंह से कर्ण गुलेरिया का नाम सुनते ही नन्ही सी रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए कहा, हाँ बड़ी दादी, फैन नानू ही नानू है और नानू ही फैन नानू है। अब आप बताइए, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको प्रॉमिस करूं कि आज के बाद नानू से कभी कुछ नहीं लूँगी तो ठीक है। मैं आपको प्रॉमिस करती हूं कि इससे पहले कि रिया आगे कुछ कह पाती, दादी माँ ने अपनी छड़ी जोर से फ्लोर में पटकते हुए कहा, नहीं नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं चाहिए मुझे। अरे वो तुम्हारे नाना जी हैं, वो तुम्हें जो चाहें देना चाहें दे सकते हैं। और मैं कहती हूँ कि अगर तुम्हारे नाना जी प्यार से तुम्हें कोई तोहफा देना चाहते हैं तो कभी मना मत करना, उनका दिल टूट सकता है। दादी माँ अपनी ही बात पर जिस तरह पलटी थी वो देखकर नन्ही सी रिया जोर जोर से हंसने लगी। रिया की हंसी की आवाज़ अब दादी माँ से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दादी माँ ने फिर से अपनी छड़ी फ्लोर पर पटकी और कमरे से बाहर निकल गई। दादी माँ के ठीक पीछे पीछे अनिका भी कमरे से बाहर निकल गई।
आगे चल रही दादी माँ ने छड़ी का सहारा लेकर आगे चलते हुए कहा, देखो तुमने रिया को बहुत सर चढ़ा रखा है। दरअसल उस छोटी सी बच्ची का कोई कसूर नहीं है। अगर माँ को ध्यान बच्चे की परवरिश पर ना हो तो बच्चे इसी तरह के हो जाते हैं। जरा देखो आर्यन की तरफ, रोहित ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। वो कितना मैनर्स वाला सुशील लड़का है। खैर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं। तुम भी जिस वातावरण में पली बड़ी हो उसके बाद तुमसे भी उम्मीद क्या की जा सकती है। मगर हाँ, इतना याद रखना, तुम्हारी लापरवाही मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें टाइम टेबल बनाना होगा, रोज़ सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करनी होगी, मगर तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। इसलिए मुझे खुद ही तुम पे नज़र रखनी होगी। कल से मैं खुद ही तुम्हें एक्सरसाइज कराने आ जाया करूँगी, तैयार रहना। जितना ज़्यादा सोओगी उतना ही शरीर ढीला पड़ता जाएगा, कमज़ोरी महसूस करने लगोगी एक दिन। अनिका चुपचाप दादी माँ की सारी बातें सुनती रही। इस बार अनिका की दादी माँ की कड़वी बातों पर भी काफ़ी हंसी आ रही थी। अनिका को कुछ देर इंस्ट्रक्शन देने के बाद दादी माँ लीला के साथ विला से बाहर चली गई। अपनी कार में बैठते हुए लीला ने दादी माँ से कहा, बड़ी मालकिन, मैं जानती हूँ कि आप जितनी सख्ती अनिका जी पर दिखा रही हैं उतना ही आपका दिल उनके लिए नरम होता जा रहा है। भले ही आपकी ज़बान पर उनके लिए नफ़रत नज़र आ रही हो, मगर मैं अच्छी तरह से देख पा रही हूँ कि आपके दिल में उनके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है। लीला की बात सुनने के बाद दादी माँ के चेहरे से गुस्सा गायब हो गया। कार में बैठती हुई दादी माँ ने लीला से कहा, अब इस बुढ़ापे में मेरे पास अपना कहने के लिए है ही कौन। रोहित होता तो शायद बच्चों को अच्छी तरह से संभाल लेता। जिस तरह से रोहित ने आर्यन की परवरिश की है उसी तरह से रिया की और अलेक्जेंडर की भी परवरिश करता, मगर यह लड़की इतनी ज़्यादा आलसी है कि बच्चों की परवरिश करना इसके बस का नहीं है। मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छी डॉक्टर है, मगर डॉक्टर होने का यह मतलब तो नहीं कि बच्चों की परवरिश करने में उसे कोई डिग्री हासिल कर ली हो। अब हमें ही उसका साथ देना होगा बच्चों की परवरिश करने में। जैसे ही दादी माँ को कार में बैठाने के बाद लीला भी कार में बैठी, दादी माँ की नज़र पार्किंग लॉट में अभी अभी आई कार से उतर रही लड़की पर पड़ी। दादी माँ ने लीला से कहा, अरे वो लड़की, क्या नाम है उसका? हाँ, राजलक्ष्मी। यह अनीका के साथ काम करती है ना? ज़रा इसे बुलाओ मेरे पास। हेलो गाइज, मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे ही राजलक्ष्मी अपनी कार से उतरकर विला के अंदर जाने लगी, लीला ने राजलक्ष्मी को आवाज़ लगाकर दादी माँ की गाड़ी की खिड़की के पास बुलाया। दादी माँ को देखते ही राजलक्ष्मी दादी माँ की खिड़की के पास आकर कहने लगी, अरे मिसेज मारवा, आप यहाँ? कैसी हैं आप? दादी माँ ने राजलक्ष्मी से कहा, तुम तो काफ़ी वक्त से अनिका के साथ काम करती हो ना, तो तुम तो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानती होगी। दादी माँ की बात सुनते ही राजलक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजलक्ष्मी ने दादी माँ से कहा, हाँ हाँ, यूँ समझ लीजिए कि मैडम मेरी बॉस भी हैं और मेरी दोस्त भी। आप यह कह सकती हैं कि मैडम के बारे में मैं जितना जानती हूँ उतना शायद ही कोई जानता होगा। दादी माँ ने लीला की ओर देखने के बाद फिर से राजलक्ष्मी को देखते हुए पूछा, क्या तुम बता सकती हो कि ये अनिका की नींद का क्या चक्कर है? दादी माँ ने जैसे ही यह बात कही, राजलक्ष्मी के चेहरे पर काफ़ी टेंस नजर आने लगा। राजलक्ष्मी ने अपनी नज़रें झुकाते हुए दादी माँ से कहा, तो आखिरकार आपने भी यह बात नोटिस कर ली। मैं जानती हूँ मैडम की नींद का कुछ करना होगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर मैडम की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही दादी माँ ने राजलक्ष्मी से कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे आखिर इस उम्र में इतनी नींद सही नहीं होगी, आगे चलकर उसे काफ़ी परेशानी हो सकती है। राजलक्ष्मी ने भी दादी माँ की बात में हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मगर क्या करूं, मैडम सुनती ही नहीं। मैंने कितनी बार कहा है मैडम से कि आम लोगों के मुकाबले मैडम को ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। अगर कम से कम 12 घंटे की नींद हर रोज़ मैडम पूरी ना करे तो उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राजलक्ष्मी की बात सुनते ही दादी माँ और लीला काफ़ी हैरान हो गए। दादी माँ ने राजलक्ष्मी की ओर देखकर काफ़ी हैरानी भरे एक्सप्रेशन देते हुए पूछा, यह क्या कह रही हो? 12 घंटे की नींद हर दिन? इतनी नींद लेना अच्छा नहीं होगा। अरे तुम इतनी बड़ी डॉक्टर हो, फिर भी यह नहीं जानते कि अगर नींद ज़्यादा हो जाए तो इंसान के शरीर पर उसका बुरा असर पड़ता है। राजलक्ष्मी ने दादी माँ को समझाते हुए कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर अनिका मैडम कोई आम इंसान तो है नहीं, इसीलिए आम लोगों के मुकाबले उन्हें ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ती है। स्पेशली उनकी डिलीवरी के बाद उनके बॉडी से काफ़ी ब्लड लॉस हुआ था, उसी के चलते उनके लिए ज़्यादा नींद लेना काफ़ी ज़रूरी है, और अगर ऐसा ना हो तो उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।
दादी माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर राजलक्ष्मी कहना क्या चाहती थी। राजलक्ष्मी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि अनिका मैडम देश की ही नहीं बल्कि दुनिया के बेस्ट डॉक्टरों में से एक है। वह जितनी तेज गाड़ी चला सकती हैं उतनी ही तेजी से किसी के सिस्टम में जाकर उसकी सिस्टम हैक कर सकती हैं। वह डॉक्टर वांगापट्टू की सबसे ब्राइट स्टूडेंट हैं और स्पेशल डिपार्टमेंट की एक बेहतरीन जासूस भी। अब आप सोचिए, इतनी सारी शक्तियाँ अगर एक इंसान में भर दी जाएं तो उसके दिमाग की क्या हालत होगी। लोगों को जो चीज़ सीखने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, मैडम वह 2 से 3 मिनट में सीख जाती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आम लोगों के मुकाबले मैडम के ब्रेन सेल्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं और काफ़ी ज़्यादा डैमेज भी, और इसीलिए मैडम को बाकी लोगों से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है ताकि नष्ट हुए ब्रेन सेल्स को दोबारा संजीव किया जा सके। दादी माँ ने अपने हाथों में पकड़ी हुई छड़ी अपने हाथ में घुमाते हुए राजलक्ष्मी से कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारी मैडम कोई बहुत बड़ी जीनियस है। इस बात का तुरंत जवाब देते हुए राजलक्ष्मी ने कहा, अरे अनिका मैडम सिर्फ जीनियस ही नहीं बल्कि 1000 जीनियस के दिमाग को मिला दिया जाए तब जाकर मैडम के दिमाग का मुकाबला किया जा सकता है। और इसीलिए तो आर्यन भी मैडम की ही तरह एक छोटा जीनियस साबित हो रहा है। आर्यन के अंदर मैडम के गुण हैं। मैडम का आईक्यू लेवल आम इंसान के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, और जब मैंने पहली बार आर्यन का आईक्यू देखा था तो उसका भी आईक्यू काफ़ी हाई था। अब तक हमेशा दादी माँ को ऐसा लगता था कि आर्यन की समझदारी, आर्यन की सूझबूझ सिर्फ इसलिए थी क्योंकि वह रोहित मारवा का बेटा था। इसीलिए अपनी बात को राजलक्ष्मी के सामने रखते हुए दादी माँ ने कहा, यह कैसे कह सकती हो? आर्यन तो हमेशा से रोहित के साथ पला बड़ा है और आर्यन की सूझबूझ, उसकी समझदारी सब कुछ रोहित की देन है। आखिर रोहित ही आर्यन का बाप है। दादी माँ की बात सुनते ही राजलक्ष्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजलक्ष्मी ने दादी माँ से कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप एक काफ़ी तजुर्बेदार और काफ़ी रिस्पेक्टेड औरत हैं, मगर कुछ बातें शायद ऐसी हैं जो आप नहीं जानती। पुरुष के अंदर XY क्रोमोसोम मौजूद होते हैं और औरत के अंदर XX क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। बच्चे को जो Y क्रोमोसोम मिलता है वह अपने बाप से मिलता है और जो X क्रोमोसोम मिलता है वह अपनी माँ से मिलता है। और इंसान का आईक्यू लेवल X क्रोमोसोम के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए आर्यन की सूझबूझ, उसकी समझदारी, उसका आईक्यू लेवल सब कुछ उसे उसकी माँ की देन से मिला है। जैसे ही राजलक्ष्मी ने दादी माँ को यह सब बात समझाई, दादी माँ के होश उड़ गए। दादी माँ को अब तक ऐसा ही लग रहा था कि आर्यन आज जो कुछ भी है वह सिर्फ रोहित की बदौलत था, मगर आर्यन की समझदारी और उसकी सूझबूझ उसे अनिका से विरासत में मिली थी। यह जानकर कहीं ना कहीं दादी माँ की ममता को ठेस पहुंची थी। लीला कुछ देर तक हैरानी से दादी माँ की ओर देखने लगी। लीला अच्छी तरह जानती थी कि दादी माँ मन ही मन क्या सोच रही थी। तभी अचानक खिड़की के बाहर खड़ी राजलक्ष्मी ने दादी माँ से कहा, चलिए मैडम, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। मुझे इस वक्त अंदर जाकर अनिका मैडम से देखना है। आजकल वह ठीक से सोती नहीं है, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं, अपने साथ साथ मेरा भी काम का प्रेशर बढ़ा रही हैं। जब मैंने पूछा कि वह आजकल इतनी जल्दी क्यों उठ जाती हैं तो कुछ कहा नहीं, बस इतना कहती हैं कि कोई है जो मेरी नींद को डिस्टर्ब करता है। पता नहीं घर में वह कौन है जो मैडम की नींद की दुश्मन बनी बैठी है। एक बार मुझे मिल जाए तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। यह कहते हुए राजलक्ष्मी विला के अंदर चली गई। राजलक्ष्मी के जाने के बाद लीला और दादी माँ हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। दादी माँ ने बड़ी भोली सी सूरत बनाते हुए लीला से कहा, आज मुझे समझ में आया उस कहावत का मतलब, नेकी कर दरिया में डाल। मैं तो यह सब कुछ सिर्फ अनिका की भलाई के लिए कर रही थी ताकि उसके स्वास्थ्य पर कोई तकलीफ ना आए। देखो, मुझे ही नींद का दुश्मन बना दिया। सचमुच भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। दादी माँ की बात सुनकर लीला के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लीला ने दादी माँ से कहा, यह बात आपने काफ़ी कम उम्र में सीख ली है बड़ी मालकिन। लीला की बात सुनते ही दादी माँ गुस्से से लीला की ओर देखने लगी। वहाँ इन सब से दूर समंदर के बीचों बीच एक बड़ा सा जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। आयशा मारवा सावित्री के साथ जहाज के डेक पर चल रही थी। आयशा मारवा को यह छूट थी कि वह कभी भी किसी भी वक्त जहाज के किसी भी हिस्से में जा सकती थी। पूरा का पूरा जहाज अक्षय वर्मा ने जैसे आयशा मारवा को तोहफे में दे रखा था, वह उन्हें एक सोने के पिंजरे में कैद कर लेना चाहता था। आयशा मारवा को यह कहा गया था कि वह जब चाहे जो चाहे शॉपिंग जहाज के अंदर बने एक शॉपिंग मॉल से कर सकती थी। कुछ दिनों से आयशा मारवा सावित्री के साथ लगातार शॉपिंग मॉल से कोई ना कोई खरीदारी कर रही थी। उस शॉपिंग मॉल में काम करने वाले लोग भी आयशा मारवा के बर्ताव से बड़े खुश थे। उन लोगों को कस्टमर की हुई शॉपिंग पर कमीशन मिलता
पर पूरा का पूरा जहाज सिर्फ एक आदमी ने बुक किया था। उसकी वजह से उन्हें यह बात पता थी कि उन्हें कोई कमाई होने वाली नहीं थी। मगर आयशा मारवा आए दिन कुछ ना कुछ कीमती सामान उनकी दुकान से खरीद कर उनका कमीशन बना रही थी। आयशा मारवा किसी न किसी बहाने से अपने कमरे से निकलकर सावित्री के साथ बाहर जहाज में घूमने निकला करती थी। दरअसल आयशा अच्छी तरह से जहाज को हर तरह से देखना चाहती थी और समझना चाहती थी। आयशा किसी भी तरह जहाज से बच निकलकर अपने बेटे रोहित के पास पहुंचना चाहती थी। आयशा मारवा यह बात अच्छी तरह से जानती थी कि जहाज पर सारे मोबाइल नेटवर्क जाम कर दिए गए थे, जिसकी वजह से बाहरी दुनिया के साथ आयशा मारवा की पूरी तरह से संपर्क टूट गए थे। बाहरी दुनिया से संपर्क बनाने के लिए आयशा मारवा को एक सैटेलाइट फ़ोन की ज़रूरत थी, मगर आयशा जानती थी कि वह सैटेलाइट फ़ोन आयशा के हाथ लगने वाला नहीं था। आयशा और सावित्री एक ज्वेलरी शॉप के अंदर दाखिल हुए। लगातार कुछ देर तक आयशा मारवा अलग अलग नेकलेस और ब्रेसलेट देखती रही। सावित्री भी अच्छी तरह से जानती थी कि इस तरह से वक्त जाया करने के पीछे आयशा का क्या मकसद था। सावित्री चुपके से एक स्टाफ मेंबर के साथ चली गई। आयशा बड़ी ही कैजुअली अपने सामने पड़ी ज्वेलरी को एक के बाद एक देख रही थी। आयशा यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि हर वक्त अक्षय वर्मा और उसके आदमी सीसीटीवी कैमरा के जरिए आयशा पर नजरें बनाए हुए थे, इसीलिए उन्हें किसी भी तरह का शक या गुंजाइश ना छोड़ते हुए आयशा ने एक के बाद एक उस छोटे से शॉपिंग मॉल से खरीदी करना शुरू किया। अक्षय वर्मा भी यह देखकर काफी खुश था कि अक्षय ने जो छूट आयशा को दे रखी थी उसका आयशा मारवा फायदा उठा रही थी। अक्षय वर्मा को लगने लगा था कि आयशा धीरे धीरे पिघलने लगी थी और अक्षय की दी हुई गिफ्ट के कारण वह अक्षय के करीब भी आ रही थी। कुछ देर बाद आयशा मारवा जहाज के डेक पर पहुंची। तभी पीछे से सावित्री के कदमों की आवाज़ आयशा के कानों पर पड़ी। जब आयशा ने पलटकर सावित्री की ओर देखा तो आयशा ने नोटिस किया कि सावित्री काफ़ी परेशान लग रही थी। सावित्री एक कदम चलते हुए भी लड़खड़ा रही थी। सावित्री को ऐसी हालत में देखकर आयशा ने सावित्री से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सावित्री आयशा से नजर नहीं मिला पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि सावित्री की सांसें भी काफी तेज होने लगी थी। आयशा ने सावित्री को एक कोने में बिठाते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी का गिलास लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में जहाज पर मौजूद कुछ लोगों ने आयशा की आवाज़ सुनते ही सावित्री को पानी का गिलास थमाया। पानी पीने के बाद धीरे धीरे सावित्री अपनी सांसों पर कंट्रोल पाने लगी। जब काफ़ी स्टाफ मेंबर ने सावित्री से पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो उनकी बात को टालते हुए सावित्री ने कहा, कुछ नहीं, वह लगातार जहाज पानी में चल रहा है तो मुझे लग रहा है कि उसी की वजह से मैं अचानक चक्कर महसूस करने लगी, मगर कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। सावित्री की बात सुनकर वहां मौजूद लोगों को लगा कि सावित्री भी सी सिकनेस का शिकार थी। अक्सर कई दिनों तक पानी के जहाज में ट्रैवल करने पर कई लोगों को इस तरह की शिकायत महसूस होती थी। जैसे ही बाकी लोग वहां से चले गए, आयशा ने सावित्री के पास आकर पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? बताओ मुझे, अचानक कैसे चक्कर आने लगे तुम्हें? सावित्री ने फटी हुई आवाज में आयशा से कहा, मैडम, एक बहुत बुरी खबर है। मुझे खबर मिली है कि मिस्टर मारवा की मौत हो चुकी है। यह बात सुनते ही आयशा के होश उड़ गए। अपने आप को संभालते हुए आयशा ने सावित्री से पूछा, क्या हुआ अचानक हंसराज को? तभी आयशा की बात को काटते हुए सावित्री ने कहा, नहीं मैडम, मौत हंसराज मारवा की नहीं, रोहित मारवा की हुई है। सावित्री की बात सुनने के बाद कुछ देर तक बिना पलके झपकाए आयशा बस सावित्री का चेहरा देखती रही। आयशा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सावित्री की बात सुनी ही नहीं थी। कुछ देर बाद सावित्री ने आयशा के कंधे पर हाथ रखकर फिर से रोहित की मौत की खबर सुनाने की कोशिश की। तभी अचानक सावित्री का हाथ झटकते हुए आयशा ने कहा, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। सावित्री जानती थी कि वह आयशा को चाहकर भी यह बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकती थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। आयशा बड़ी ही कैजुअली वहां से चली गई। आयशा को जाते हुए देखकर सावित्री वहीं बैठी फूट फूट कर रोने लगी। आयशा तेज कदमों से कंट्रोल रूम की ओर जाने लगी। कंट्रोल रूम के अंदर अंकुर नायक अक्षय वर्मा को एक फाइल पर कुछ सिग्नेचर करने के लिए कह रहा था। डॉक्यूमेंट्स पर सारे सिग्नेचर ले लेने के बाद अंकुर ने वह फाइल अपने हाथ में लेते हुए कहा, बॉस, खबर बिल्कुल पक्की है। मेरे लोगों ने खुद मुझे बताया है, रोहित मारवा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह खबर सुनने के बाद अक्षय वर्मा अपने हाथ में पकड़ी हुई पेन टेबल पर रखकर रेक्लाइन चेयर पर बैठ गए। वह कुछ देर तक खिड़की से बाहर समंदर के पानी को देखता रहा। अंकुर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बॉस, क्या लगता है अब आपको हमें क्या करना चाहिए? अक्षय ने बिना अंकुर की ओर देखे कहा, अब जो कुछ भी हुआ है उसमें हम क्या कर सकते हैं? यह सब कुछ हमारे कहने पर तो नहीं हुआ।
ऐसा लग रहा था जैसे अंकुर अक्षय से कुछ कहना चाहता था, मगर वह खुलकर कह नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद अटकती हुई आवाज में अंकुर नायक ने अक्षय वर्मा से कहा, बॉस क्या लगता है आपको, हमें जहाज किनारे की ओर ले जाना चाहिए? अंकुर के सवाल पर अक्षय ने हैरानी से अंकुर की ओर देखा। अंकुर ने अक्षय से कहा, सर बात दरअसल यह है कि रोहित की मौत की खबर के बाद किंग ने भी हमें कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है। इसका मतलब तो यही है कि जब तक रोहित जिंदा था तब तक रोहित की फैमिली की गारंटी किंग ने खुद ले रखी थी। अब रोहित के चले जाने के बाद किंग को भी हमसे अब कोई लेना देना नहीं है, वरना अब तक किंग ने अपने आदमियों को भिजवाकर कोई ना कोई एक्शन जरूर ले ली होती। अंकुर की बात सुनने के बाद अक्षय फिर से खिड़की से बाहर समंदर को देखने लगा। कुछ देर मन ही मन कुछ सोचने के बाद अक्षय ने अंकुर से कहा, नहीं अभी नहीं। अक्षय का जवाब सुनकर कहीं ना कहीं अंकुर के चेहरे पर काफी मायूसी नजर आ रही थी। वह जान चुका था कि अक्षय यही सोच रहा था कि अगर किनारे पर पहुंचने के बाद आयशा को यह पता लग जाता है कि रोहित की मौत हो चुकी थी तो वह किसी भी हालत में अक्षय के साथ रुकने के लिए राजी नहीं होती। जिस रोहित मारवा को आयशा ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसकी मौत की खबर सुनकर आयशा पूरी तरह से टूट जाती और शायद यह बात अक्षय को भी पसंद नहीं आती। शायद अक्षय अपने मन ही मन यह भी सोच रहा था कि किंग की हरकतों का इतनी आसानी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। हो सकता था कि किनारे पर पहुंचते ही किंग के आदमी अक्षय पर अटैक करे और आयशा को हमेशा हमेशा के लिए अक्षय से दूर ले जाएं। मगर कहीं ना कहीं अंकुर नायक अब इस तरह के बेवजह ट्रैवल से पूरी तरह ऊब चुका था। अक्षय की सारी कंपनी का कामकाज भी खुद अंकुर ही संभालता था। वह जानता था कि जहाज पर होने की वजह से कामकाज में भी काफी नुकसान हो रहा था। वह किसी भी तरह वापस जमीन पर पहुंचकर पहले की तरह ही बिना रोक टोक के अपना काम शुरू करना चाहता था, मगर अक्षय ने साफ साफ कह दिया था कि वह अभी और कुछ दिनों तक जहाज के किनारे नहीं जाना चाहता। अक्षय की बात सुनते ही आयशा ने जोर से कैबिन का दरवाजा खोला और तेजी से अंदर आते हुए अक्षय से कहा, अभी इसी वक्त जहाज को किनारे पर ले चलो। आयशा की आंखों में जुनून देखकर अक्षय अपनी जगह से खड़े होते हुए कहने लगा, देखो आयशा, प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो रोहित के साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे भी बहुत दुख है। आखिर रोहित तुम्हारा बेटा था, मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वह मैंने नहीं किया है। आयशा अक्षय की बात नहीं सुनना चाहती थी। अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए आयशा ने एक गहरी सांस ली और फिर ऊंची आवाज में अक्षय के पास खड़े कैप्टन से कहा, अभी इसी वक्त जहाज को किनारे की ओर घुमाओ, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। इससे पहले कि अक्षय कुछ कह पाता, आयशा तेजी से कैप्टन की ओर दौड़ी और कैप्टन जिस स्टीयरिंग व्हील के जरिए जहाज को दिशा दिखा रहा था उसे अचानक ही आयशा ने घुमाना शुरू कर दिया। कैप्टन ने जल्दी से आयशा का हाथ स्टीयरिंग व्हील से झटकते हुए फिर से स्टीयरिंग व्हील पर अपना कंट्रोल बना लिया। इससे पहले कि आयशा दोबारा ऐसी कोई हरकत करती, कुछ लोगों ने आयशा को सख्ती से पकड़ लिया। अक्षय ने अपनी जगह से खड़े होते हुए आयशा से कहा, अपने आप को संभालो। मैं जानता हूँ यह वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, मगर इस वक्त घर पर जाने का कोई फायदा नहीं है। देखो हमारे आदमियों ने सब कुछ पता लगा लिया है। रोहित का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। जिसे जाना था वह चला गया। मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे से कितना प्यार करती थी। अपने बेटे की खातिर तुम 20 साल अकेली उस वीरान बंगले में रह रही हो, अपने प्यार से दूर, अपने परिवार से दूर। तुमने अपना सब कुछ अपने बेटे की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया, मगर अफसोस वह बेटा कुदरत ने तुमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। मगर जरा सोचो, इसमें कुदरत का कोई इशारा है, ऊपर कोई है जो हमारे प्यार को अच्छी तरह से समझता है। वह तुम्हें इशारा करके कहना चाहता है कि तुम अपने अतीत को पूरी तरह से भुला दो और मुझे अपना भविष्य मान लो, मेरा साथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारी आने वाली जिंदगी काफ़ी अच्छी तरह से कटेगी। जो प्यार हम एक दूसरे को पिछले कई सालों में ना दे पाए, वह बची हुई जिंदगी में एक साथ एक दूसरे को जरूर देंगे। अक्षय की ऐसी बातों की वजह से आयशा का गुस्सा पहले से भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर आयशा ने अपने आप को लोगों की गिरफ्त से छुड़ाया और अक्षय से कहा, तुम पागल हो चुके हो, पूरी तरह से पागल हो चुके हो। अक्षय ने इस बात का तुरंत पलटकर जवाब देते हुए कहा, पागल तो मैं उसी वक्त हो चुका था जब मैंने जिंदगी में पहली बार तुम्हें देखा था। तब से लेकर आज तक तुम्हारे प्यार का पागलपन मेरे सर पर छाया हुआ है। तुम मेरे प्यार को अगर पागलपन का नाम देना चाहती हो तो मैं उम्र भर पागल रहने के लिए तैयार हूँ। आयशा ये अच्छी तरह से जानती थी कि अक्षय अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो चुका था। उसका प्यार और उसका जुनून उसका पागलपन बन चुका था। वह जानती थी कि वह अकेले इतने लोगों से लड़कर जहाज से बाहर नहीं निकल सकती थी। इसीलिए कुछ देर खामोश रहने के बाद आयशा ने अक्षय वर्मा की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ।
अंकुर और अक्षय के बाकी साथी समझ गए थे कि अक्षय चाहता था कि सब लोग उन दोनों को अकेला छोड़ दें। कुछ देर की झिझक के बाद अक्षय के इशारे पर सभी लोग कैबिन से बाहर निकल गए। सभी लोगों के जाते ही आयशा ने अक्षय से कहा, देखो तुम समझने की कोशिश करो, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक बार अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि आखिर क्या हुआ है, रोहित कहाँ है, कैसा है, मैं जानना चाहती हूँ। मैं अनीका, रिया, आर्यन, अलेक्जेंडर सबसे मिलना चाहती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम कहोगे तो मैं उन सबको मिलने के बाद वापस इस जहाज पर आ जाऊंगी। आयशा की बात सुनते ही अक्षय जोर जोर से हंसने लगा और फिर अचानक ही अपनी हंसी रोकते हुए अक्षय ने आयशा से कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें यह करने की इजाजत दे दूं तो वह लोग तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। चाहे तुम मुझसे कितना भी प्यार करो, मगर वह लोग हमारे प्यार के दुश्मन हैं। वह कभी नहीं चाहेंगे कि दो प्यार करने वाले हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं। आयशा अक्षय की बहकी बातें सुनकर तंग आ चुकी थी। आयशा ने अक्षय से कहा, देखो एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने परिवार से मिल लेने दो, उसके बाद तुम जो कहोगे वह मैं करूंगी। जैसे ही आयशा ने अपनी बात पूरी की, अक्षय ने अपने कोट की जेब से एक धारदार चाकू निकालकर सामने पड़े टेबल पर दे मारा। चाकू की धार इतनी तेज थी कि चाकू सीधा टेबल के अंदर जा घुसा। अक्षय वर्मा ने उस चाकू की ओर इशारा करते हुए आयशा मारवा से कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो एक काम करो, मुझे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके यहाँ से चले जाओ। मुझसे मौत तो बर्दाश्त हो जाएगी, मगर तुम्हारी जुदाई अब एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इससे बेहतर क्या होगा कि जिसके लिए मैं इतने सालों तक जिया हूँ उसी के हाथों मुझे मौत नसीब हो। तुम्हारे बिना सांसें लेना मुझे मंजूर नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम मेरे शरीर से ये सांसों का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। अक्षय की बातों में जितना जुनून था, उसकी आंखों में भी उतना ही वैसीपन साफ साफ नजर आ रही थी। आयशा बस किसी भी तरह अपने परिवार तक पहुंचना चाहती थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अक्षय के पागलपन को कैसे हैंडल करे और किस तरह अपनी फैमिली तक पहुंच सके। तभी अचानक आयशा को इस बात का एहसास हुआ कि अक्षय ने खुद आयशा के सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। कुछ देर तक आयशा टेबल पर धंसे खंजर को देखती रही। फिर अचानक ही एक झटके से आयशा ने उस खंजर को टेबल से निकाला और अक्षय की ओर आगे बढ़ा दिया। आयशा ने अक्षय को खंजर दिखाते हुए कहा, अभी के अभी तुम्हारे आदमियों से कहो कि वह जहाज को किनारे की तरफ मोड़ ले। मैं अपने पूरे परिवार से मिलना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अक्षय ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तो फिर तुम्हें रोक कौन रहा है? बढ़ो आगे और चला दो ये खंजर मेरे सीने के आर पार। तुम्हें भी पता चल जाएगा कि प्यार में पागल आशिक का लहू कैसा होता है। आयशा लगातार अपने कदम पीछे बढ़ा रही थी, जबकि अक्षय लगातार अपना सीना खंजर की ओर आगे बढ़ा रहा था। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। तभी अचानक अक्षय ने अपने हाथों से धारदार खंजर जोर से पकड़ा और अपने ही सीने पर रखकर आयशा से कहा, चलो तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। बस अब तुम्हें एक हल्का सा धक्का देना है ताकि खंजर मेरे सीने के आर पार हो जाए। चलो अगर मुझसे प्यार नहीं करती तो हमेशा के लिए इस पागल प्रेमी को ख़त्म करके यहाँ से चली जाओ। यह कहते हुए अक्षय ने चाकू की नोक जोर से अपने सीने में चुभन दी। अक्षय के सीने से खून बहने लगा। बहता हुआ खून देखकर अचानक ही आयशा ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ खंजर छोड़ दिया और वह खंजर जमीन पर जा गिरा। जैसे ही खंजर जमीन पर गिरा, अक्षय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अक्षय ने आयशा की ओर देखकर कहा, अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि यह बात सच है कि आज भी तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो जितना कॉलेज के दिनों में किया करती थी। अक्षय की बात सुनकर आयशा सिसक कर रोने लगी। जैसे ही अक्षय वर्मा ने देखा कि अपने हाथों में पकड़ा खंजर छोड़कर आयशा जोर जोर से रोने लगी थी, उसे इस बात का एहसास हो गया था कि आयशा कभी उसकी जान नहीं ले सकती थी और उससे आज भी बेहद प्यार करती थी। हालांकि अक्षय आज भी यह बात नहीं समझ पा रहा था कि बेशक आयशा ने खंजर उसके दिल के आर पार नहीं किया था, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि वो अक्षय से प्यार करती थी। किसी की जान न ले सकना उसे प्यार करना नहीं होता। इतनी सी बात अक्षय को समझ से बाहर थी। जब आयशा फूट फूट कर रो रही थी तब अक्षय के चेहरे पर अचानक ही मुस्कान आ गई। अक्षय ने चिल्ला कर अपने आदमियों को कमरे के अंदर बुलाया। जैसे ही अंकुर कमरे के अंदर आया, उसने देखा कि अक्षय की छाती से खून बह रहा था और आयशा जमीन पर गिरी फूट फूट कर रो रही थी। अक्षय ने खुश होते हुए अपने आदमियों से कहा, देखा तुम लोगों ने, आयशा आज भी मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कॉलेज के दिनों में किया करती थी। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। यह जहाज अगले 2 महीने तक इसी तरह पानी में घूमता रहेगा, क्योंकि इसी पानी के सहारे मुझे अपना प्यार वापस मिला है।
अंकुर, जो भी जरूरी चीजें हैं उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए मंगवा लिया करो। अगले 2 महीने मैं इसी तरह अपनी आयशा के साथ इस जहाज पर गुजारना चाहता हूँ, जहाँ हम दोनों के अलावा हमारे प्यार के बीच आने वाला और कोई ना हो। अंकुर अपने बॉस की बात सुनकर बहुत हैरान था, मगर अपने बॉस की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। कैबिन से बाहर जाने से पहले अक्षय ने अंकुर को अपने पास बुलाया और धीमी आवाज में कहा, जरा पता लगाओ कि हमारी शिप पर गद्दार कौन है। आयशा तक इतनी बुरी खबर किसने पहुंचाई है, इस बात का पता लगाओ और पता लगाते ही उसे पानी में फेंक दो। गद्दार चाहे 1 हो या 10, सारे गद्दारों का एक ही अंजाम होना चाहिए। अंकुर ने भी इससे पहले अपने बॉस का इतना अजीब बिहेव कभी नहीं देखा था। अक्षय अपनी ही मस्ती पर कैबिन से बाहर निकलकर डेक पर टहलने लगा। उसे अपने पास्ट में आयशा के साथ बिताए हुए हंसी पल याद आने लगे। उसे पूरी तरह से इस बात का यकीन हो चुका था कि आने वाली जिंदगी में आयशा के साथ यूं ही हंसी खुशी बिताने वाली थी। अक्षय जब अपने सपनों में मस्त होकर डेक पर चल रहा था, तब अचानक ही अंकुर पीछे से दौड़कर आया और अक्षय से कहने लगा, बॉस जल्दी चलिए मेरे साथ, गजब हो गया। यह कहने के बाद अंकुर दूसरी दिशा में दौड़ने लगा। अंकुर के ठीक पीछे पीछे अक्षय भी दौड़कर जहाज के आगे वाले हिस्से में जा पहुंचा। अक्षय ने अपने सामने देखा, वो देखकर उसके होश उड़ गए। आयशा रेलिंग की तरफ खड़ी थी और उसने अपना पूरा शरीर रेलिंग की दूसरी ओर गहरे पानी की तरफ रखा था। अक्षय को अपने पास आता हुआ देखकर आयशा ने कहा, अभी इसी वक्त इस जहाज को किनारे की तरफ मोड़ लो, वरना मैं इसी वक्त यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अक्षय ने आयशा की आंखों में पढ़ लिया था कि वो इस वक्त कुछ भी कर सकती थी। आयशा को समझाते हुए अक्षय ने कहा, देखो ऐसा कदम मत उठाओ, अब उस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं रखा। तुम्हारा बेटा मर चुका है, अब तुम्हारे अतीत से जुड़ी सारी यादें खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे सामने इतना बड़ा भविष्य पड़ा है और उस भविष्य में सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और हमारा प्यार है। मेहरबानी करके ऐसी जिद करना छोड़ दो और आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ लो। मैं अब तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला। जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ। इस बार जब हम एक होंगे, हम कभी दोबारा अलग नहीं होंगे, यह मेरा वादा है तुमसे। इस बात का जवाब देते हुए आयशा ने कहा, अगर तुम मुझे साथ ले जाना चाहते हो तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें मेरी लाश को अपने साथ ले जाना होगा। इस वक्त आयशा की आंखों में जुनून नजर आ रहा था। वो जो कुछ कह रही थी वो कर दिखाने वाली थी। यह बात अब सब लोग जान चुके थे। जहाज तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था और डेक पर जो जोरदार हवा चल रही थी उसकी वजह से आयशा की साड़ी का पल्लू एक झंडा बनकर लहराने लगा था। तेज हवा की वजह से आयशा अपने आप को स्थिर नहीं रख पा रही थी। बार बार रेलिंग से उनका बैलेंस बिगड़ रहा था, जिसे देखते हुए अक्षय ने आयशा से कहा, देखो संभालो अपने आप को और अपना हाथ मुझे दो। यह पागलपन मत करो। जरा देखो, नीचे दूर दूर तक सिर्फ बर्फीला पानी नजर आ रहा है, मगर यह मत समझना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने दूंगा। इस जहाज पर बड़ी सी टीम है डॉक्टरों की, तुम्हारे कूदते ही मैं कूद जाऊंगा। मेरे कुछ आदमी भी तुरंत छलांग लगा देंगे। मैं तुम्हें किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, अपना हाथ मुझे दे दो। हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। आयशा ने इस बार अक्षय की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। यह कहने के साथ ही आयशा रेलिंग पर पकड़ा अपना हाथ पूरी तरह से छोड़ दिया और हाथ छोड़ते ही आयशा का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया और एक तेज हवा के झोंके से आयशा का शरीर रेलिंग के उस तरफ पलटकर एक झटके से समंदर पर जा गिरा। समंदर में उड़ रही लहरों की वजह से समंदर का पानी काफी धुंधला था, मगर फिर भी आयशा का शरीर उड़ती हुई लहरों के साथ साथ साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही अक्षय की नजर आयशा पर पड़ी, अक्षय ने भी बिना कुछ सोचे समझे समंदर में छलांग लगा दी। अक्षय और आयशा की इस हरकत को देखकर डेक पर खड़े सारे लोग हैरान हो गए। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। आयशा और अक्षय समंदर की लहरों में लोगों की नजरों से धीरे धीरे धुंधले होते जा रहे थे। लगभग आधे घंटे का समय बीत चुका था। जहाज में बने स्पेशल क्लिनिक के बेड पर अक्षय जोर जोर से सांसें ले रहा था। अक्षय के कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और कान और मुंह से पानी लगातार बह रहा था। अचानक खांसते हुए अपनी जगह से खड़े होकर अक्षय ने ठीक अपने सामने बिस्तर पर लेटी हुई आयशा पर नजर डाली। आयशा का चेहरा बिल्कुल समंदर के पानी की तरह सफेद पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आयशा की खूबसूरती समंदर के पानी में गल चुकी थी। आयशा के आसपास कुछ डॉक्टर लगातार उनके हाथ पर मसल कर उनके शरीर पर गर्मी पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। आयशा को कोई ऐसी चद्दरें उड़ाई गई थी, कमरे में हीटर भी शुरू कर दिया गया था, मगर किसी तरह भी आयशा के शरीर में होने वाले कंपन को रोका नहीं जा रहा था।
आयशा वैसे तो बेहोश थी, मगर लगातार कांपते हुए शरीर की वजह से कुछ कुछ देर में उनकी आंखें झटपटा रही थी। ऐसी बेहोशी की हालत में भी लगातार आयशा सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने परिवार के पास जाना चाहती हूँ, मुझे रोहित से मिलना है। कुछ देर डॉक्टर ने जब आयशा का इलाज किया, तब धीरे धीरे आयशा ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही आयशा ने अपनी आंखें खोली, आयशा ने अपने सामने खड़े अक्षय की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाने दो। आयशा की आवाज सुनकर अक्षय वहीं अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया। अक्षय के कुछ आदमी आकर अक्षय को सहारा देने लगे। तभी अक्षय ने उन सभी को अपने से दूर किया और फिर धीरे से अपना सर उठाकर अपने ठीक सामने खड़े अंकुर से कहा, जहाज किनारे की ओर ले चलो। अक्षय का फैसला सुनने के बाद उनके सारे आदमी काफी हैरान हो गए थे। अक्षय ने फाइनली अपनी जिद छोड़ दी थी और आयशा की जिद के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। अंकुर ने अक्षय के पास आकर धीमी आवाज में कहा, यह फैसला आपने सोच समझ कर लिया है? मेरा मतलब है कि किनारे पर पहुंचते ही हमें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, यह तो आप जानते ही हैं। और फिर क्या आपको पूरा यकीन है कि किनारे पर पहुंचने के बाद सब कुछ सेफ होगा? अक्षय अभी भी गहरी सोच में डूबा हुआ था, मगर फिर भी अंकुर की बात का किसी तरह जवाब देते हुए अक्षय ने कहा, मैं सिर्फ आयशा को अपने परिवार से मिलवाने ले जा रहा हूँ। मैं आयशा को उनके हवाले नहीं करने वाला। मैं आयशा को वापस अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। अक्षय की यह बात अंकुर को और भी ज्यादा शॉकिंग लग रही थी। अंकुर ने फिर से धीमी आवाज में अक्षय से कहा, बॉस, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है? और यह भी हो सकता है कि किनारे पर पहुंचते ही द किंग हमें रोकने के लिए खड़ा हो। क्या आपको लगता है कि इतनी आसानी से आप जो कह रहे हैं उसे हासिल किया जा सकता है? कुछ देर खामोश रहने के बाद अक्षय ने अंकुर और बाकी साथियों से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आयशा को अपने साथ वापस लेकर आऊंगा। मैं जानता हूं कि आयशा मुझसे प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। और रही बात द किंग की, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले में अपने टांग अड़ाएंगे। रोहित के साथ साथ द किंग का रिश्ता भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मगर हाँ, द किंग ने अगर इस बार मुझे रोकने की कोशिश की तो द किंग से मैं लड़ूंगा। पिछले कई सालों से मैं भी इंपीरियल ग्रुप का मेंबर हूँ। अगर द किंग ने इस बार मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैंने आज तक काफी रिस्पेक्ट दिखाई है द किंग को। अगर आज किंग ने मुझे मजबूर किया है तो मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता हूँ। अंकुर ने जिंदगी में पहली बार अक्षय को इस तरह बातें करते हुए देखा था। अक्षय के सर पर जो जुनून सवार था, उसे देखते हुए खुद अक्षय के आदमी भी हैरान थे। अक्षय ने अब किंग से लड़ने की बात कर दी थी। इसका मतलब साफ था कि अक्षय आयशा के प्यार में पागल हो चुका था, कि वो किंग के खिलाफ बगावत करने के लिए भी तैयार था। और किंग के खिलाफ जाने का सिर्फ एक ही मतलब था, अपना और अपने पूरे बिजनेस एम्पायर का सर्वनाश। 2 दिन बाद अपने कमरे में लेटी आयशा को अपने कमरे की खिड़की से किनारा नजर आने लगा। जहाज तेजी से एक किनारे की ओर बढ़ रहा था। हालांकि आयशा का शरीर अभी भी कांप रहा था, फिर भी किसी तरह अपने शरीर को संभालते हुए सावित्री की मदद से आयशा अपनी जगह से खड़ी हुई और खिड़की के पास जाकर किनारे को देखने लगी। जैसे जैसे किनारा पास आने लगा था, आयशा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। आयशा ने सावित्री से कहा, मैं जानती हूँ कि रोहित जिंदा है, चाहे यह लोग कुछ भी कहें, मगर मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो जिंदा है। बस किसी तरह मैं किनारे पहुंचकर जल्द से जल्द अनिका और बाकी परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि रोहित कैसा है और किस हालत में है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और कमरे के अंदर आते ही अक्षय ने आयशा की ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें अपने परिवार वालों से मिलवाने ले जा रहा हूँ, मगर इतना याद रखना कि परिवार वालों से मिलने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चलोगी। और इस बार मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। इस बार मेरे भरोसे को तोड़ने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। चाहे इसका मतलब यह ही क्यों ना हो कि मुझे तुम्हारी लाश को अपने साथ ले जाना पड़े, मगर इस बार मैं कभी तुम्हें अलग नहीं होने दूंगा। यह मेरा वादा है तुमसे। तुम्हारे पास वहाँ अपना कहने के लिए कोई नहीं है। तुम्हारा बेटा रोहित हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर जा चुका है। अब तुम्हारे भविष्य में सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आयशा के लिए रोहित की मौत की खबर एक बुरे सपने जैसी थी। वह अभी भी इसी सोच में जी रही थी कि उसने जो खबर सुनी थी वह बस उसका एक बुरा सपना था और सपने के खुलते ही उसका बेटा रोहित उसके सामने खड़ा होगा। आयशा अच्छी तरह से जानती थी कि दिल्ली पहुंचते ही वह अपने बेटे रोहित से जरूर मिलेगी। जहाज तेजी से किनारे की ओर आगे बढ़ रहा था। इन सबसे मीलों दूर लंदन के पास एक छोटे से गांव में एक वीरान से बंगले के अंदर एक अंधेरे कमरे में चिराग बैठकर अपने मोबाइल फोन में कुछ मैसेज पढ़ रहा था।
मैसेज पढ़ने के बाद चिराग ने अपने सामने बैठे आदमी से कहा, बॉस वह लोग किनारे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चिराग जिससे बात कर रहा था वह आदमी खिड़की से बाहर खुले मैदान की ओर देख रहा था। चिराग की बात सुनने के बाद धीमी आवाज में उस आदमी ने चिराग से कहा, ठीक है, जाकर माँ को बचा लो। उस आदमी की बात सुनते ही चिराग ने कहा, ठीक है बॉस, मैं अपने आदमियों को कह देता हूँ कि तुरंत एक्शन ले। और जैसे ही वह लोग दिल्ली पहुंचे वह लोग आयशा मैडम को छुड़वा ले। चिराग की बात पूरी होते ही खिड़की पर खड़ा आदमी चिराग की ओर मुड़ा। उस आदमी का हुलिया देखकर चिराग काफी शौक हो गया। उस आदमी ने फिर से धीमी आवाज में चिराग से कहा, एक काम करो, अनिका तक यह खबर भिजवा दो कि माँ दिल्ली पहुंच चुकी है। उस आदमी की बात पूरी होते ही चिराग ने कहा, मैं समझ गया बॉस, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं ताकि अनिका जी और कुछ वक्त तक लंदन ना पहुंच सके और आयशा जी को बचाने के लिए वह कहीं रुकी रहे। मगर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हमें अक्षय को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अक्षय का पागलपन देखकर मैं इतना तो समझ गया हूं कि इस बार अगर आमने सामने की लड़ाई हुई तो वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद गहरी सांस लेने के बाद चिराग के सामने खड़े आदमी ने चिराग से कहा, मैं अनिका को अच्छी तरह से जानता हूँ, वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। उस आदमी की ये बात सुनते ही चिराग ने कहा, मैं यह भी जानता हूँ सर कि अब तक उसने यह भी अंदाजा लगा लिया होगा कि आपका प्लान क्या है, और इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर हमने एक भी गलत कदम उठाया तो हो सकता है कि अनिका जी को हमारी पूरी प्लानिंग के बारे में पता चल जाए। दिल्ली शहर से कुछ दूर एक नदी के किनारे पर आयशा मारवा एक बुझी सी चिता के सामने खड़ी थी। इसी नदी के किनारे पर अक्सर मारवा खानदान के सर्वशत लोगों को अंतिम विदाई दी जाती थी। हालांकि चिता को बुझे कई दिन हो चुके थे, मगर जमीन पर पड़ी खाक को देखकर आयशा मन ही मन कुछ सोच रही थी। तभी पीछे से अक्षय ने आयशा को धीमी आवाज से कहा, तुम्हारा बेटा अब बस लोगों की यादों में जिंदा है। हम चाहकर भी इस कुदरत के सामने नहीं लड़ सकते। जो गया है वह कभी वापस नहीं आएगा, मगर हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे पास है, जो हमारे साथ है, हम उन्हें दुखी ना करें। अब चलो मेरे साथ। जैसे ही यह कहने के बाद अक्षय ने आयशा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। अपना हाथ झटकते हुए आयशा ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब मुझे उन लोगों की परवाह करनी है जो मेरे साथ है, और इसीलिए मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ। मैं अनिका से मिलना चाहती हूँ। मैं रोहित के 3 बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अब मेरे जीने की बस वही सहारा है। आयशा की बात सुनते ही अक्षय के चेहरे पर फिर से गुस्सा छाने लगा। अपनी आवाज ऊंची करते हुए अक्षय ने आयशा से कहा, देखो, अब तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने बेटे को एक बार देखना चाहती हो। मैं तुम्हें उस जगह ले आया जहां तुम्हारे बेटे की चिता को आग लगाई गई थी। अब तुम्हें यहाँ ले आया हूं तो तुम जिद कर रही हो कि तुम्हें उन लोगों से भी मिलना है जिन्हें तुम्हारा बेटा पीछे छोड़ गया है। एक के बाद एक तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है, मगर माफ करना, इस बार मैं तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार नहीं बनने वाला। अब चुपचाप चलो मेरे साथ। यह कहने के बाद अक्षय ने कसकर आयशा का हाथ पकड़ लिया। अक्षय ने आयशा का हाथ इतनी जोर से पकड़ रखा था कि आयशा चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़ा पा रही थी। आयशा ने अक्षय की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे यहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाओगे और मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा? आयशा की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर कहीं ना कहीं अक्षय के दिल की धड़कनें भी तेज होने लगी थी। अक्षय ने जब यहाँ वहाँ नजरें घुमाकर देखा तब अचानक उसे महसूस हुआ कि कुछ लोगों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। अपने आसपास खड़े लोगों को देखकर अक्षय चौंक गया। अक्षय ने हैरानी से आयशा की ओर देखते हुए कहा, बहुत खूब। मैं तो तुम्हें एक दुखियारी माँ समझ कर रहा था जो अपने मरे हुए बेटे की याद में उसकी जली हुई चिता को देखना चाहती थी, मगर तुम तो एक सातिर निकली। मुझे पता भी नहीं चलने दिया कि कब तुमने अपने आदमियों को इशारा किया और वह लोग हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचे। मगर मुझे भी कच्चा खिलाड़ी मत समझना। अगर तुम अपनी रक्षा करना जानती हो तो मैं भी अपनी सिक्योरिटी अपने साथ लेकर घूमता हूँ। यह कहने के बाद अक्षय ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू किया। जो लोग अक्षय को घेर कर खड़े थे, ठीक उनके पीछे 40-50 लोग आकर घेरा लगाकर खड़े हो गए। जो लोग आयशा को बचाने आए थे वह लोग समझ चुके थे कि अक्षय के आदमी उनसे कहीं ज़्यादा थे और उन लोगों के से मुकाबला करना उनके बस में नहीं था। अपने आदमियों को देखते ही अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अक्षय ने जब मुड़कर अपने पीछे खड़ी आयशा को देखा तो आयशा काफ़ी हैरानी से अक्षय के आदमियों को देख रही थी। आयशा के चेहरे पर घबराहट देखकर अक्षय ने कहा, अब बेवकूफ़ी बंद करो। यह हाथ पैर मारना बिल्कुल बंद कर दो। यहाँ मैं हमारी भलाई के लिए सोच रहा हूँ
और तुम हो कि मुझसे दूर जाना चाहती हो। मैं जानता हूं कि मौत से डर नहीं लगता तुमको, मगर जरा इतना सोच लो कि अगर तुम जिंदा नहीं रही तो अपने पोते पोतियों का मुंह कभी नहीं देख पाओगी। इसीलिए यह जिद छोड़ो और चलो मेरे साथ। अगर अपने पोते पोतियों का मुंह देखना चाहती हो तो तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। आयशा समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। उसे अपने सामने और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, मगर जिस रास्ते पर अक्षय उसे ले जाना चाहता था उस रास्ते पर आयशा चलना नहीं चाहती थी। तभी अचानक आयशा के कानों पर एक प्यारी सी मीठी सी आवाज पड़ी, दादी माँ, मैं आपको लेने आई हूँ। आयशा इस आवाज को अच्छी तरह से पहचानती थी। वो उस आवाज को ढूंढती हुई यहाँ वहां देखने लगी। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे से नन्ही सी रिया अपने दोनों हाथ हवा में उछालते हुए बाहर आई और जोर जोर से आयशा से कहने लगी, दादी माँ देखो, मैं आपको लेने आई हूँ। नन्ही सी रिया को वहां देखकर आयशा काफी घबरा गई। नन्ही सी रिया दौड़कर आयशा के पास आई और उनके पैरों को लिपट गई। आयशा ने रिया से कहा, रिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम अकेले कैसे आई? तभी रिया ने इशारा करते हुए झाड़ियों से बाहर निकल रही अनिका की तरफ अपनी उंगली उठाई। आयशा ये देखकर चौंक गई कि अनिका बड़े ही आराम से दोनों बच्चों को लेकर उन झाड़ियों से बाहर निकल रही थी। अनिका को इस तरह देखकर आयशा की घबराहट और बढ़ गई। अनिका तीनों बच्चों के साथ इस तरह घूम रही थी जैसे कि वह पार्क में टहलने आई थी। आयशा की नज़र आर्यन और अलेक्जेंडर पर पड़ी। तीनों बच्चों को आयशा ने अपनी आंखों में देख लिया, मगर आयशा के चेहरे पर खुशी की जगह काफ़ी घबराहट नजर आ रही थी। आयशा ने अपनी आवाज़ तेज करते हुए अनिका से कहा, क्या कर रही हो तुम? बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। तुम नहीं जानती हो ये लोग कितने खतरनाक लोग हैं। आयशा की बात सुनने के बावजूद अनिका ने बड़ी ही कैजुअली अपने आसपास खड़े लोगों को देखा। उसके बाद अचानक ही अनिका ने उबासी ली। अनिका को इस तरह रिएक्ट करते हुए देखकर अक्षय हैरान रह गया। नन्हे से आर्यन ने अनिका की ओर देखते हुए कहा, माँ पूरी तरह से जाग जाओ। मैं जानता हूँ कि सुबह सुबह आपको कच्ची नींद से उठा दिया जाए तो आपको काफ़ी परेशानी होती है, मगर देखो दादी माँ हमसे मिलने आई है। अक्षय समझ नहीं पा रहा था कि किस तरह की बातें चल रही थी उसके सामने। अक्षय ने आगे बढ़ते हुए ऊंची आवाज में अनिका को देखकर कहा, देखो बच्चों को मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर तुम जानती नहीं हो कि तुम फिलहाल आग से खेलने की कोशिश कर रही हो। चली जाओ यहाँ से बच्चों के साथ। अक्षय की धमकी सुनकर आयशा ने भी अनिका की ओर देखकर कहा, अनिका बच्चों को लेकर चली जाओ यहाँ से। तुम बच्चों को क्यों लाई हो यहाँ पर? आयशा एक बात अच्छी तरह से जानती थी कि अक्षय चाहे कितना भी खतरनाक आदमी क्यों ना था, मगर वह बच्चों को कभी कोई चोट नहीं पहुंचा सकता था। जब रोहित छोटा था और उसे किडनैप किया गया था तब अक्षय बहुत पावरफुल था, मगर उसने आयशा से बदला लेने के लिए कभी रोहित को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। मगर आज मामला कुछ और था। कई लोग अब इस लड़ाई में आमने सामने हो गए थे। आयशा को डर था कि बड़ों की लड़ाई में कहीं बच्चों को कोई चोट ना लग जाए। सबकी बातें सुनने के बाद अनिका ने अपने बच्चों से कहा, चलो ठीक है बच्चों, तुम लोग पीछे हो जाओ। अनिका की बात सुनते ही नन्ही सी रिया दौड़कर अलेक्जेंडर और आर्यन के पास गई और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, ठीक है मम्मा। अनिका ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। अलेक्जेंडर अच्छी तरह से जानता था कि आगे क्या होने वाला था। तीनों बच्चों को अपनी मां पर सबसे ज्यादा भरोसा था। वे जानते थे कि अनिका क्या कर सकती थी, चाहे सामने 10 आदमी हो या 100, अनिका सब पर भारी पड़ सकती थी। यह बात तीनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे, मगर आयशा यह बात नहीं जानती थी। इसीलिए घबराहट की वजह से आयशा ने अनिका से कहा, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओ। खुद अक्षय भी अनिका की हरकतें देखकर काफी हैरान हो गया था, मगर वो जानता था कि आयशा को अपने साथ ले जाने के लिए उसका अनिका और उसके साथियों को हराना बहुत जरूरी था। अक्षय अपने आदमियों के साथ अनिका और उसके आदमियों पर हमला करने वाला था कि अचानक अंकुर नायक कहीं से दौड़ता हुआ अक्षय के पास आया और तेज सांसें लेते हुए कहने लगा, बोस बोस गजब हो गया। दिल्ली अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने हमें चारों ओर से घेर लिया है। यहाँ तक कि ब्रह्मपुत्र अकेडमी के कई ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कई सारे खतरनाक फाइटर ने भी हमें घेर लिया है। अक्षय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतने लोग अचानक आयशा को बचाने के लिए क्यों पहुंच गए थे। अक्षय इतना तो अच्छी तरह से जानता था कि मारवा खानदान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह दिल्ली अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग और ब्रह्मपुत्र अकेडमी के लोग भी अनिका का साथ देने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे। तभी अक्षय ने देखा कि पथरीले चट्टानों से कई लोग एक साथ हाथ में हथियार लेकर उनकी तरफ दौड़ चले आ रहे थे। उनके लीडर को देखकर अक्षय के होश उड़ गए। जहांगीर अपने आदमियों के साथ एक जीप में पथरीले रास्तों से होता हुआ उस नदी के किनारे पर पहुंचा। जहांगीर दिल्ली अंडरवर्ल्ड का काफ़ी बड़ा नाम था और अक्षय भी जहांगीर के बारे में पहले काफ़ी कुछ सुन चुका था। तभी दूसरी ओर
दूसरी ओर से सूरज और ब्रह्मपुत्र एकेडमी के बाकी लोगों ने अक्षय वर्मा को घेर लिया। जहांगीर और सूरज को एक साथ देखकर अक्षय के होश उड़ गए। अक्षय अब समझ नहीं पा रहा था कि अचानक दिल्ली अंडरवर्ल्ड और ब्रह्मपुत्र एकेडमी ने एक साथ मिलकर उस पर हमला क्यों किया था। वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आयशा का इन सब लोगों के साथ क्या संबंध था और आयशा को बचाने के लिए इतने सारे लोग अक्षय पर हमला करने के लिए तैयार क्यों हो गए थे। जब जहांगीर अपनी जीप से उतरकर अक्षय के पास आया तो अक्षय ने जहांगीर से कहा, यह क्या कर रहे हो जहांगीर? आप जानते हो ना मैं कौन हूँ और मैं कितना पावरफुल हूँ। जहांगीर अच्छी तरह से जानता था कि अक्षय वर्मा कौन था और उसके पास क्या क्या पावर थे। अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग अक्षय के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जहांगीर भी अक्षय को काफ़ी इज्जत देकर बात किया करता था, मगर आज मामला कुछ और था। जहांगीर ने अक्षय की ओर देखकर कहा, आई एम सॉरी, आपके कहने पर आज तक मैंने कई काम किए हैं आपके लिए और आपकी वजह से मैं काफ़ी कुछ कमाया भी है, मगर आज मैं यहाँ पर एक रिश्ता निभाने आया हूँ। मैं किसी भी हालत में वो नहीं होने दे सकता जो आप चाहते हैं, चाहे इसके बाद आप मेरे साथ बिजनेस करें या ना करें, मगर आज मुझे आपको रोकना ही होगा। अक्षय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर जहांगीर को क्या हो गया था। पिछले कई सालों से दिल्ली अंडरवर्ल्ड से जुड़े कई काम अक्षय जहांगीर के जरिए पूरा करवाता था और आज अचानक ही जहांगीर ने पुराने सारे रिश्ते तोड़कर बिजनेस की परवाह ना करते हुए अक्षय को रोकने की कोशिश की थी। न सिर्फ कोशिश की थी बल्कि अपनी पूरी फौज को लेकर जहांगीर अक्षय को रोकने चला आया था। अक्षय ने सूरज की ओर देखकर कहा, क्या हुआ सूरज तुम्हें? तुम तो जानते हो कि मैं ब्रह्मपुत्र एकेडमी को कितनी रिस्पेक्ट देता हूँ। अरे आप लोगों को डोनेशन देने के लिए मैंने कितने पैसे ऑफर किए हैं। मैं जब भी दिल्ली आता हूँ आप लोगों से मिलने आता हूँ। अरे बलबीर सर भी मुझे अच्छे से जानते हैं, फिर तुम मुझ पर ऐसे हमला करने क्यों चले आए? अक्षय की बात पूरी होते ही सूरज ने धीमी आवाज में जवाब देते हुए कहा, माफ़ करना मुझे, मगर मैं भी यहाँ आपको रोकने के लिए आया हूँ और ये सब कुछ दीदी के कहने पर हो रहा है। दीदी नहीं चाहती कि आप जो भी कर रहे हैं उस मकसद में आप कामयाब हों, इसीलिए दीदी के कहने पर हम आपको रोकने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। जहांगीर ने भी अपने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भी पूरी अंडरवर्ल्ड की फौज के साथ यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ ताकि आप दीदी के हुक्म के खिलाफ ना जाएं। हम लोग यहाँ पर आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, बस आपको आगाह करने आए हैं कि दीदी के फैसले के खिलाफ अगर आपने जाने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। उन दोनों की बात सुनकर अक्षय काफ़ी हैरान हो गए। अक्षय अच्छी तरह से जानते थे कि बलबीर सर अब काफ़ी बूढ़े हो गए थे और इसीलिए ब्रह्मपुत्र एकेडमी का सारा काम दीदी के हुक्म पर चलता था, मगर अक्षय दीदी से मिले नहीं थे और न ही उन्हें अच्छे से जानते थे। बस सुनी सुनाई किस्से कहानियों से अक्षय दीदी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। अक्षय ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए सूरज और जहांगीर की ओर देखकर कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैंने दीदी का क्या बिगाड़ा है। हम तो इससे पहले कभी मिले भी नहीं हैं, फिर वह मुझे रोकने की कोशिश क्यों कर रही है? एक काम करो, मुझे दीदी से मिलवाओ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उन्हें मेरे बारे में। अनिका अपने बच्चों के साथ काफ़ी कैजुअली खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही अक्षय ने अपनी बात पूरी की, अनिका ने अंगड़ाई लेते हुए अक्षय से कहा, बोलो क्या बोलना चाहते हो आप, क्या बात करनी है आपको? अक्षय हैरानी से अनिका की ओर देखने लगे। अक्षय को लगा कि अनिका को किसी बात की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसीलिए अपने हाथ का इशारा करते हुए अक्षय ने अनिका से कहा, देखो रुक जाओ, अभी इसी वक्त मैंने कोई और इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा। अब अक्षय दोबारा सूरज और जहांगीर की ओर मुड़कर देखने लगे तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान नजर आने लगी थी। अक्षय और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हो रहा था। तभी अंकुर ने अक्षय के पास आकर कहा, आप जिससे बात कर रहे हैं वही ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी है। अंकुर की बात सुनकर अक्षय को जैसे बिजली का एक तेज झटका सा लगा था। अक्षय हैरानी से अनिका की ओर देखने लगा। अक्षय को अब समझ में आया कि अनिका इतनी कैजुअली क्यों खड़ी थी। उसे क्यों किसी बात का डर नहीं लग रहा था। आखिर ब्रह्मपुत्र एकेडमी की दीदी की ताकत के बारे में कौन नहीं जानता था। एक लंबी सांस लेते हुए अक्षय ने अनिका की ओर देखकर कहा, अच्छा अब पूरी बात समझ में आई, मगर देखो चाहे मैं जितनी भी रिस्पेक्ट करता हूँ ब्रह्मपुत्र एकेडमी की, मगर आप लोगों के दबाव में आकर मैं अपने प्यार को नहीं छोड़ सकता। कई सालों बाद मुझे मेरा प्यार वापस मिला है। इस जन्म में तो इतनी आसानी से मैं अपने प्यार को जाने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना क्यों ना पड़े। अक्षय की बात सुनने के बाद अनिका ने बड़े ही कैजुअली अक्षय वर्मा से कहा, देखो अब जमाना बदल चुका है। मैं मानती हूँ किसी जमाने में आप दोनों के बीच प्यार था, मगर अब अगर वो अपनी मर्जी से इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।
अब जमाना औरतों का है और आगे भी यही चलता रहेगा। आप उनके मन की इच्छाएं मारकर उन्हें मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपकी इच्छाओं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपसे एक वादा करती हूँ कि अगर हम दोनों के बीच में जंग हुई तो आपके और आपके आदमियों के साथ जो कुछ भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। भले ही अनिका ने ये बात कैजुअली कही थी, मगर अनिका ने सीधे साधे शब्दों में अक्षय और उसके आदमियों को धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने आयशा को जबरदस्ती किडनैप करने की कोशिश की तो वो उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जब बड़ों के बीच में ये सारी बातें चल रही थी तब बच्चे बड़े ही आराम से सारी बातें सुन रहे थे। नन्हे से अलेक्जेंडर ने रिया और आर्यन की ओर हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या ये खतरनाक अंकल हमारी दादी माँ को अपने साथ ले जाएंगे? तभी आर्यन ने अलेक्जेंडर की बात का जवाब देते हुए कहा, खतरनाक अंकल एक्चुअली इतने खतरनाक हैं नहीं जितना अपने आप को दिखा रहे हैं। रिया ने आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो अगर खतरनाक अंकल ने दादी माँ को ले जाने की कोशिश की तो मम्मा उन लोगों को छोड़ेंगी नहीं, और ये बात तुम दोनों भी अच्छी तरह से जान चुके हो। बच्चे इतनी सीरियस सिचुएशन में भी काफ़ी रिलैक्स नजर आ रहे थे। तभी अचानक अक्षय के साथ आया हुआ उसका एक अफ्रीकन साथी दौड़कर बच्चों के पास आ गया और रिया को अपने कब्जे में लेते हुए उसने सभी से कहा, हमें चुपचाप यहाँ से निकल जाने दो वरना बच्चों को छोड़ूंगा नहीं। बच्चों को उस खतरनाक आदमी के कब्जे में देखकर आयशा घबराकर अक्षय से कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुमने कहा था तुम बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। अगर बच्चों को खरोच भी आई तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी। अक्षय खुद अपने आदमी को इस हरकत पर परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके आदमी ने बिना किसी ऑर्डर के इस तरह की हरकत क्यों की थी। तीनों बच्चों के पीछे खड़े उस अफ्रीकी आदमी ने अनिका की ओर देखकर कहा, हमें यहाँ से जाने दो वरना बच्चों के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम खुद होगी। अपने आदमी की ऐसी बात पर चिल्लाते हुए अक्षय ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को छोड़ दो। हम हमारी लड़ाइयों में बच्चों को बीच में कभी नहीं शामिल करते। उस अफ्रीकन आदमी ने रिया को अपनी गिरफ्त में लेते हुए अक्षय से कहा, बॉस आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये लोग हमें यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने देंगे। अगर आपने आयशा मैडम को इनके हवाले भी कर दिया तब भी ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से जिंदा बचकर निकलने का एक ही तरीका है, इन बच्चों को कब्जे में ले लिया जाए। जब आयशा मारवा चीख चीख कर बच्चों को छोड़ने के लिए कह रही थी तब अनिका बड़े ही आराम से अपनी जगह पर खड़े होकर सारा तमाशा देख रही थी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो एक ऐसी माँ थी जिसे अपने बच्चों को खतरे में देखकर कोई चिंता हो रही थी। उस अफ्रीकी आदमी ने रिया को अपनी गिरफ्त में पकड़ रखा था। अलेक्जेंडर और आर्यन दोनों रिया के अगल बगल में खड़े थे। उस आदमी को दोनों ही काफी गुस्से से घूरे जा रहे थे और उस आदमी को उन बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। वह अपने आगे खड़े लोगों की ओर देखकर कह रहा था, मुझे और मेरे साथियों को यहाँ से बाहर निकल जाने दो वरना याद रखना मेरे पास ये छोटी बच्ची है। तुम लोगों की एक गलती इस बच्ची की जान ले सकती है और इसकी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जहांगीर और सूरज बच्चों को बचाने के लिए तैयार खड़े थे, मगर वह जानते थे कि अगर उन्होंने एक भी गलत कदम उठाया तो रिया के लिए जान का खतरा बन सकता था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि रिया को किस तरह बचाए। सूरज के साथ साथ ब्रह्मपुत्र एकेडमी के काफी तेज और ताकतवर फाइटर भी वहां मौजूद थे, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह रिया को उस खतरनाक आदमी के चंगुल से छुड़ाए। जहांगीर और उसके साथ ही अपने साथ बंदूकें भी ले आए थे, मगर वह जानते थे कि निशाना जरा भी चूका तो रिया की जान के लिए खतरा हो सकता था। घबराहट की वजह से आयशा के माथे से पसीना बहने लगा था। रिया को ऐसी हालत में अपनी वजह से देखकर आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आयशा ने हाथ जोड़ते हुए अक्षय से कहा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। मेरी बच्ची को छोड़ दो। अरे इस मासूम सी बच्ची ने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? जब अक्षय की नज़र रिया की पर पड़ी तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि चाहे रिया की शक्ल काफ़ी हद तक अपनी माँ अनिका से मिलती थी, मगर रिया की आंखें, रिया का रंग काफ़ी हद तक आयशा से मिलता जुलता था। अपनी नज़रें झुकाते हुए अक्षय ने अपने आदमियों से कहा, छोड़ दो उस बच्ची को, जाने दो उसे। मगर इससे पहले कि अक्षय अपनी बात पूरी कर पाता, अक्षय ने के उस खतरनाक आदमी ने रिया का गला कसकर पकड़ लिया। दर्द की वजह से रिया जोर से चीखी, मगर इससे पहले कि रिया की चीख पूरी होती एक बहुत जोर की चीख लोगों के कानों पर पड़ी। मगर इस बार ये चीख उस खतरनाक आदमी की थी जिसने रिया को पकड़ रखा था। एक छोटा सा खंजर उसके सीने के आर पार हो चुका था। उसके पैरों में कई सुइयां चुभोई गई थी। सब लोग हैरानी से देख रहे थे कि अचानक आखिर ऐसा क्या हुआ। तब धीरे धीरे सभी को इस बात का एहसास हुआ कि नन्हे से आर्यन ने बड़ी ही सफाई से एक खंजर उसके सीने के आर पार कर दिया था और अलेक्जेंडर ने ठीक उन जगह पर सुइयां चुभोई थी जहां इंसान को सबसे ज्यादा दर्द महसूस होता था। सभी लोग यह देखकर हैरान हो गए। 6 साल के 2 छोटे भाइयों ने मिलकर अपनी बहन को बचा लिया था।
उस आदमी ने दर्द की वजह से रिया को जमीन पर रख दिया और अपने सीने में गड़े खंजर को निकालने की कोशिश करने लगा। तभी पास ही खड़े सूरज ने उस आदमी पर हमला कर दिया और तीनों बच्चों को उस आदमी से सेव कर लिया। आसपास खड़े सारे लोग अलेक्जेंडर और आर्यन को हैरानी से देख रहे थे। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराने लगे। 6 साल के अलेक्जेंडर और आर्यन को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर आयशा की आंखें फटी की फटी रह गई।